मॉर्निंग एवरीवन। स्वामी विवेकानंद क्रीड़ा एवं योग संस्थान की तरफ से मैं शिवा भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बिहार स्पोर्ट्स डायलॉग 2022 में। ये हमारा थर्ड वेबिनार है जिसका टाइटल है कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इंडस्ट्रीज। इससे पहले की वेबिनार हमने बिहार में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलपमेंट, टैलेंट स्काउटिंग एवं टैलेंट नर्चरिंग पे किया था। और इस वेबिनार को करने का प्रेरणा हमें हमारे फर्स्ट वेबिनार से मिला, जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो पैट्रन हैं श्री अमिताभ वर्मा सर, उन्होंने बताया कि कैसे स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन अमेरिकन इकोनॉमी में है। उन्होंने बताया कि 1 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्टर से अमेरिकन इकोनॉमी में है। 4.5 लाख जॉब्स हैं उस सेक्टर में, प्लस 28 लाख एवरेज सैलरी है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में यूएसए में। तो वहां से हमें इस वेबिनार का प्रेरणा मिला। मैं ऊपर से हिंदुस्तान का ट्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट है वो लगभग 80,000 करोड़ का है, जिसे एक इंडस्ट्री का भी स्टेटस मिला हुआ है। और खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे अभी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है हिंदुस्तान में। अगर हम स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप का मार्केट देखें तो 12.5% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से वो चल रहा है। और अगर हम रीसेंट ट्रेंड देखें, मॉडर्न रीसेंट ट्रेंड देखें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन रूरल एंड फीमेल व्यूअरशिप ऑफ स्पोर्ट्स। फिर आप देखें सोशल मीडिया एंड ओटीटी कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। प्लस अदर स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट भी उनका भी ट्रैक्शन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और एक सीआईआई की डेटा है, उसके अनुसार लगभग 40 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज has been created in there is a 40 lakh job opportunity will be created in near future जो स्पोर्ट्स प्रोफेशनल और स्पोर्ट्स में होंगी। अगर मैं आपको बताऊं कि मोटा मोटी क्या क्या कहते हैं पूरा स्पोर्ट्स का जो इकोसिस्टम है इसमें क्या क्या आता है, जो पूरा पेरिफेरल इंडस्ट्री है प्लस स्पोर्ट्स में कहाँ कहाँ हम लोग को अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक हमारा स्पोर्ट्स लीग है, पूरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स इवेंट है, स्पोर्ट्स मर्चेंडाइजिंग है, डेटा एनालिटिक्स, स्पोर्ट्स डेटा एनालिटिक्स इसका बहुत ज्यादा आज के दिन में यूज है। और हर जितने भी राष्ट्रीय और नेशनल लेवल की टीम्स है, हर टीम में इसके कुछ ना कुछ प्रोफेशनल्स हैं और बहुत अच्छा मार्केट है। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का मार्केट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका रिटेलिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। फिर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, उसके हमारे एक्सपर्ट भी आज हमारे साथ है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के। स्पोर्ट्स साइंस का बहुत बड़ा मार्केट है। स्पोर्ट्स लॉ, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्टिंग, उसमें नए नए चीज एआर वीआर के थ्रू नए नए चीजें उसमें आ रही हैं। प्लस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स सोशल मीडिया, और प्लस ब्लॉकचेन के थ्रू अगर हम देखें तो एनएफटी का एक रीसेंट मार्केट ट्रेंड हमारे जितने भी लोग हैं वो बताएंगे कि स्पोर्ट्स, किसी ने यहाँ चैट में लिखा है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी, सही सही बात है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा मार्केट है और एनएफटीज का बहुत बड़ा मार्केट है। तो इन सब पहलुओं पर, इन सब विषय पर हम अपने आज हमारे पैनलिस्ट हैं जो स्टीम पैनल है उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और एक बिहार का और इस इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिसका बिहार के अभी युवाओं में उतना ज्यादा जानकारी नहीं है, उस पर उन्होंने अपना बात रखने का इसके लिए सब समय दिया हमें। तो अब मैं आपको सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से मिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो हैं श्री राज चेतन जी, जिनका मैं उनके बारे में बताना चाहूँ कि वो राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। प्रेजेंटली वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है नीवा बुपा में, नॉर्थ और ईस्ट जोन वो हेड कर रहे हैं। प्लस वो एमडीआई मेगा माइंड्स के संस्थापक हैं और एमडीआई के वो एलमनाई भी रह चुके हैं और स्टार्टअप्स के और इन्वेस्टर की रिलेशनशिप्स को वो देखते हैं। प्लस वो मुजफ्फरपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर है अभी, एवं वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो उनका लाभ जो मॉडर्न बिहार और उसके आगे के परिप्रेक्ष्य में उनका लाभ हमें बहुत ज्यादा मिलेगा इस वेबिनार में। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं श्री अक्षय वर्मा, वो सेंट स्टीफेंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एलमनाई हैं और उन्हें अपने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर किया। उसके बाद वो हिंदुस्तान आके एज अग्रतम इंडिया फाउंडेशन जो सोशल डेवलपमेंट में बिहार में काम कर रही है उस पर उन्हें स्थापित किया, आज वो उसके डायरेक्टर भी हैं।
प्लस उन्होंने फिटपास के फाउंडर है, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फिटनेस टेक्नोलॉजी कंपनी है और रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे फिटनेस को हिंदुस्तान में। वो उसके संस्थापक है। 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है ये, 39 सिटीज में, प्लस 5500 जिम्स इनके अंदर है। मगर आपके पास अगर फिटपास का एक मेंबरशिप है तो इन सारे जिम में आप कहीं भी अपना वर्कआउट कर सकते हैं। ये पूरा रेवोल्यूशन है ला दिया इन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में। प्लस ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्रिकेट टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा मतलब एक्सपीरियंस हमें आज मिलेगा, और इंटरनेशनल एक्सपोजर और क्या कहते हैं हिंदुस्तान का एक्सपोजर के साथ वो बताएंगे कि आज से उनके पास डेटा भी बहुत ज्यादा है। उनके पास फिट कोच का भी ऐसा प्रोडक्ट है जो फिटनेस टेक्नोलॉजी में आपको वर्कआउट बताएगा, मशीन बताएगा कि आप कैसे वर्कआउट करते हैं। तो उसका सारा आपको एक्सपीरियंस हमको मिलेगा उनसे, प्लस उनका हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर हम हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट है डॉक्टर अरविंद झा। ये इंडियन आर्मी में है, ग्वालियर में अभी पोस्टेड है। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है और इनके प्लेयर्स जो इनके अंदर ट्रेनिंग करते हैं वो एशियन ओलंपिक्स तक जा चुके, एशियन मेडलिस्ट भी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट भी है, और इनका 26 साल का एक्सपीरियंस है। तो इनसे हम लोग जानना चाहेंगे इनका पर्सनल जर्नी के बारे में, कैसे ये अपना स्टार्ट किए, कैसे ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की तरफ आए, और हिंदुस्तान में कैसे लोग उस सेक्टर में आ सकते हैं, कैसे वो स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ये सब इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इनका ये हमारे फर्स्ट वेबिनार के भी पार्ट थे, और इन्होंने उस समय बताया था कि बिहार में कैसे हम लोग टैलेंट नर्चरिंग कर सकते हैं, स्काउटिंग कर सकते हैं। फिर हमारे डॉक्टर संजय सिन्हा जी हैं इस वेबिनार से जुड़े हुए। वो नेशनल लेवल के एथलीट रह चुके हैं, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है, कोच है, प्लस वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे बिहार स्पोर्ट्स के। तो एक उनका, और बिहार यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल जो आई है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लस आपका स्किल डेवलपमेंट दोनों को बिहार में देखेगा। हिंदुस्तान का छठा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है, पीएसयूज में कैसी अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट में कैसी अपॉर्चुनिटीज है, सारा चीज हम लोग डॉक्टर संजय सिन्हा जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस वेबिनार को स्टार्ट करता हूं, और मैं राज चेतन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करें कि क्या उनका एक्सपीरियंस है। बिहार में भी उन्होंने काम किया है, एसोसिएशन चला रहे हैं और स्टार्टअप्स के साथ भी काम कर रहे हैं। तो अभी पूरे देश में क्या स्पोर्ट्स का भी माहौल है, कहाँ प्रोफेशनल वे में बिहार के यूथ अपने आप को ला सकते हैं, और क्या स्किल्स की जरूरत है। राजचेतन जी, थैंक यू। So thank you Shiva, and very good morning to everybody who have joined. अगर आप ग्लोबली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का अगर आप बजट देखेंगे, इट्स अराउंड 800 बिलियन डॉलर्स, 800 बिलियन डॉलर है बजट एनुअल। ये 2019 में कोविड के पहले का, और ये अप्रोक्स 5% से हर साल ग्रो कर रहा था। 2019 में ये डाटा है, एंड दिस इज अ डाटा आई हैव टेकन फ्रॉम बिजनेस वायर, दिस इज अ वेरी ऑथेंटिक टू टेक डाटा फ्रॉम। आप अगर देखेंगे केवल अमेरिका का 2019 में जो बजट था, एनुअल बजट स्पोर्ट्स का सारे इंडस्ट्री का मिलाकर के $100 बिलियन, मोर देन $100 बिलियन। कंपेयर करें इंडिया से अगर, तो इंडिया में 2022 का डाटा जो करंट डाटा आया है, इंक्लूडिंग आईपीएल एवरीथिंग, आवर एनुअल बजट इज $16 बिलियन ओनली, $16 बिलियन, जबकि हमारा आबादी 135 करोड़ है, अमेरिका की आबादी 28 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में होगी। सो देयर इज ए ह्यूज गैप। लुक, और माइक्रो लेवल पे मैं डाटा बताता हूँ आपको, ये तो मैंने मैक्रो लेवल पे डाटा बताया, और माइक्रो लेवल पे अगर मैं डाटा बताऊं, इन वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट क्लब है, क्लब, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम बिग टूर्नामेंट। मैनचेस्टर यूनाइटेड का, ओनली खाली मैनचेस्टर यूनाइटेड जो क्लब है उसका एनुअल बजट है $1 बिलियन। $1 बिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड का बजट है। लेकिन वी आर नॉट लैगिंग ऑन दैट फ्रंट। क्लब वाइज अगर आप देखें तो इंडिया में जो मुंबई इंडियन है उसका जो बजट है इस अराउंड $400 मिलियन। $400 मिलियन, 1000 करोड़ रुपए का बजट है मुंबई इंडियन का। So we are little bit catching on those fronts, but still there is a huge gap. मुंबई इंडियन के बाद जो सब, उसके बाद जो नेक्स्ट है
दोनों में गैप है अप्रोक्स 50% का। जो नेक्स्ट बड़ा फ्रेंचाइजी है उसमें उसका बजट है 500 करोड़। बट देयर इज a huge opportunity. We are a country of not, we are not a country of sporting people. We are not a country of sporting people. I will give you a very interesting fact and data कि इस साल के इंटरनल सर्वे के हिसाब से PEW is one of the largest and biggest data collection organization of world. उसने जब एक कलेक्शन करा 2021 में, केवल 53 लाख लोग, ओनली 53 लाख पीपुल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसी लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया में केवल 53 लाख लोग हैं। ओनली 4 to 5% पीपुल आर एक्चुअली प्लेइंग अ सीरियस स्पोर्ट्स। कुछ स्पोर्ट्स में एक्चुअली कुछ खेल रहे हैं, और वैसे लोग भी अगले 3-4 साल में उसमें से 80% से 90% लोग एट्रिशन हो जाता है। सो 135 करोड़ में से केवल 53 लाख लोग, मतलब 0.5% से 0.4% लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्चुअल स्पोर्ट्स में। सो दीज आर द ह्यूज गैप्स, दीज आर द ह्यूज गैप्स। और इसका मतलब क्या है कि मेरे जैसे लोग जो आज से 40 साल पहले चंदा करके क्लब चला रहे थे, वैसे लोगों की इंडिया में बहुत कमी है, बहुत कमी। मेरा फ्रेंड है सुधांशु फडनीस, ही इज एन स्पोर्ट्समैन, ही इज अ स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर। आई मेट हिम 10 years बैक इन वन ऑफ द 91 स्प्रिंग बोर्ड। जब मैं भी एंटरप्रेन्योर था, उस समय एक सेमिनार में मैं मिला था। एंड सुधांशु फडणवीस has become a 100 crore, 100 more than 100, 200 crores organization. They have built more than 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करके नोएडा में उसने स्पोर्टिंग का पूरा अपना, मतलब इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, एवरीथिंग बनाया है। दे आर कोलैबोरेटेड विद मोर देन 1000 स्कूल पैन इंडिया। बट कितना पड़ा है? 200 करोड़, 100 करोड़। देयर इज a huge opportunity. So we will talk about that in later part. I think Shiva, I have made a context. मैंने एक context create किया है कि क्या gap है, क्या opportunity है और क्या लोग हैं। So I think other panelists can take from there and फिर से मौका देंगे तो मैं बोलूंगा, लेकिन I have set a context कि क्या gap है और क्या opportunity है। और बिहार, अगर एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, दिस इज द स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब अभी तक मैंने इंडिया की बात की है, अगर मैं बिहार की बात करूं, अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं, आवर पाई इज नॉट लेस देन 1 to 2% ऑफ इंडियाज पाई। सो बिहार में तो कुछ हुआ ही नहीं है। वी आर द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। सो देयर इज ए ह्यूज ऑपर्चुनिटी। और मैं आपको बताऊं, पैसा है बिहार में लोगों के पास। आप वेलम चले जाइए, पुणे में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाइए, दिल्ली के किसी भी कॉलेज में चले जाइए, बच्चे बिहार के पढ़ रहे हैं। इसका मतलब बिहार में लोगों के पास पैसा है, वो पैसा बिहार में खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी उनको बिहार में नहीं दिख रहा है। मैंने एक लड़का को मुजफ्फरपुर में मेरे क्लब में खेलता था, अंडर 14 2018 में। मैं उसको, चूंकि मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा कर सकता है और बिहार में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, मैं उसको दिल्ली ले आया। दिल्ली में वो राजकुमार शर्मा कोच हैं, जो विराट कोहली के भी कोच है, उसके पास उसको कोचिंग करने के लिए ले गया। एंड ही इज इन टॉप 100 इन अंडर 16 की दिल्ली टीम में है अभी वो। और मैं उस राजकुमार शर्मा से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि मेरे पास 200 लड़का है एंड 70 इज फ्रॉम बिहार। सो स्पोर्ट्स में भी माइग्रेशन ह्यूज हो रहा है। मतलब 70 लोग बिहार से जाकर के क्रिकेट खेलने के लिए दिल्ली आए हैं एंड दे आर स्पेंडिंग 20,000 to 30,000 पर मंथ ऑन देयर स्पोर्ट्स कैरियर। सो दिस इज a huge gap and huge opportunity. Thank you, Shiva, for giving me this time. नहीं, जस्ट वन आपसे इसमें फॉलो अप क्वेश्चन है कि आपने सारा प्रॉब्लम्स बताया, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब मैंने तो कॉन्टेक्स्ट से भी सेट किया, अभी तो आगे लोगों को बोलने दो, देन आई विल कम बैक ऑन दिस। ओके। आई थिंक दिस इज अ प्रेग्नेंट क्वेश्चन, लेट इट बी प्रेग्नेंट। समय आएगा तो इसका भी डिलीवरी करेंगे। सो लेट अदर पीपल आल्सो स्पीक। ओके। तो मेरा जो अब हमारे पूरे अभी जो कॉन्टेक्स्ट सेट किया है चेतन सर ने, तो बहुत अच्छा से उन्होंने बताया हिंदुस्तान का, पहले विश्व के स्तर पे, फिर हिंदुस्तान के स्तर पे और फिर बिहार के स्तर पे। और जो डेटा है वो आपको एस्टोनिश कर देते हैं अंदर में। तो इसी से मैं अब क्वेश्चन में कर्नल अरविंद झा के पास चलता हूँ। उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है।
तो वो कैसे इस फील्ड में अब पहले आए, व्हाट इज हिज जर्नी टू बिकम ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, वो बहुत जरूरी है हमें जानना। प्लस हिंदुस्तान में क्या क्या स्किल डेवलपमेंट के कहाँ इंस्टीट्यूट है, कहाँ स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, वो भी हमें जानना है। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आर्मी में है या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, कहाँ कहाँ है, वी विल नो फ्रॉम हिम। तो कर्नल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज। Thank you very much for giving me an opportunity to speak, which is a very important aspect with respect to sports person. जैसे कि सर ने अभी बताया कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और 94 बैच का सीडीएस का इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ऑफिसर हूँ, और ये मैं खुद एक पहले स्पोर्ट्समैन था, और स्पोर्ट्समैन एज अ जूनियर सीनियर मैंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया विदेशों में, और आज के डेट में भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ मास्टर्स एथलेटिक्स में, जो कि 45 ईयर्स 150 ईयर्स के एज ब्रैकेट में 200 मीटर्स और 400 मीटर्स करता हूँ। और 2014 में ऑस्ट्रेलिया में मैं वर्ल्ड नंबर 3 था 200 मीटर्स में। 2015 मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, मास्टर एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ, और मेरी उम्र 50 साल की है, और मैं अभी भी अपने कंट्री के लिए एथलेटिक्स करता हूँ, 200 मीटर करता हूँ, 400 मीटर करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आर्मी में रहते हुए भी आप फिजिकल फिट रहते ही हैं, एक ऐसा सब लोग मानते हैं, ये करेक्ट भी है। अब ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कैसे आया है? तो मैंने जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था 2014 में, जब हम मास्टर्स कर रहे थे, तो वहां पे मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वाइस चांसलर भी आए हुए थे वहां पर, गोल्ड कोस्ट की बात है, ब्रिस्बेन में। और बातों बातों में उनसे बात चला, और वहां पे कुछ बातें हो रही थी जो मैंने कुछ ऐसे जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि कर्नल, व्हाई डोंट यू नो डू समथिंग विद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी which will help a lot of people. I said, sir, I will not be able to afford so much of money for the University of Florida. He said, okay, no issues. We will just take a panel of officers and we'll test you. And if you are coming to that, we'll give a lot of privileges. That's okay. And to my surprise and to be lucky, I got this opportunity. I did my PhD in sports psychology from University of Florida. That is what I came into sports psychology. After I did my this thing, and then things went in the army, and then उन्होंने सोचा कि इस अवसर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे हम करें। सो 2016 के रियो ओलंपिक्स के पहले मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई सेंटर्स में भेजा जहां पर इंडियन टीम तैयार हो रही थी, खास करके साई बैंगलोर में, साई पटियाला में, साई सोनीपत में, त्रिवेंद्रम में। तो मेरे जो काम करने का तरीका था, और जो क्योंकि मैंने जिन भाषा, सबसे बड़ी भाषा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की होती है भाषा, और मैं आर्मी में जाट रेजिमेंट में हूँ, तो मुझे हरियाणवी लैंग्वेज बाई नेचर आती है, बिहारी हूँ, हिंदी आती है, फौजी में हूँ, इंग्लिश आती है, और मुझे कई भाषाएं मैं बोल सकता हूँ। ये मेरे साथ बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आप जानते हैं स्पोर्ट्स में ज्यादातर लोग हरियाणा और पंजाब के लोग होते हैं, सब जानते हैं इस बात को। तो मेरी किन्हीं बातों से ऐसा लगा, परफॉर्मेंस आने लग गया। फिर मैं रियो ओलंपिक्स में गया इंडियन टीम के साथ मेंटोर। वो फर्स्ट टाइम था कि मतलब स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जाने लगे, एंड विद ऑफिसर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाज वेरी रेयर। वहां गया, उसके बाद मैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पूना में एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुझे पोस्ट किया गया, और मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से कैसे खिलाड़ियों को मदद होगी। सर, आपने पिछले 2018 में एशियन गेम्स देखा होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स देखा होगा, कबड्डी देखी होगी, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आता रहा। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कबड्डी का आपको। पीकेएल जो कबड्डी चल रहा है, तो उसमें यूपी योद्धा की टीम है जो कल सेमीफाइनल में कल परसों हार भी गई थी। तो उसमें आप देखेंगे पीकेएल में काफी फौजी लोग हैं, उसमें ज्यादातर जाट हैं। आपने देखा होगा कबड्डी मींस जाट, नरवाल सब कुछ है। तो एक मैच हो रहा था जब हमारा 2018 में प्रो लीग 6 में, तो हम लोग बैठे थे बाहर, तो एक नीतीश कुमार जिसने 100 टैकल पॉइंट्स लिए थे, तो वो जैसे बोलते ना, मैं पीछे बैठा था, तो आप कोच नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा हद तक कोच कर सकते हैं। तो जैसे रेडर आता था, तो मैं बोला, भाई धरलेस ने अब ये भाषा अपने जाट लैंग्वेज में बोली, कि सिर्फ वो खिलाड़ी जो है वही समझ पाया, बाकी लोग नहीं समझ पाए, और दैट वाज द इंडिकेशन ही स्टार्टेड डूइंग इट एंड वी गॉट द गुड ऑफ द रिजल्ट्स। द सेम थिंग हैपेंड। लैंग्वेज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सबसे बड़ी बात थी, और इस तरीके से मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आया सर। और मैं अभी भी अपनी सेवा ही दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग एनीबॉडी टू डू इट। कल भी अपना पीकेएल में आज फाइनल्स है, तो आप पटना पायरेट्स के जो स्पोर्ट मतलब जो कैप्टन है प्रशांत है, मोनू गोयत है, और दिल्ली कैपिटल्स के, आप बोलेंगे सर आप एक टीम के साथ जुड़े हैं। मैं किसी टीम के साथ नहीं जुड़ा हूं, मैं खिलाड़ियों के साथ जुड़ा हूं। तो उनको मैं एक मनोवैज्ञानिक कैसे हेल्प कर सकता है स्पोर्ट्स का, ये पिछले 4-5 साल में देखने के बाद। सर, मुझे जो टॉपिक दिया गया था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है, आर्मी में कितनी है, सिविल में क्या है। सर, मैं आपको बता दूं, जॉब रिलेटेड जैसे पिछले पहले प्रवक्ता ने बताया, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज गोइंग टू इंक्रीज लाइक एनीथिंग।
और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं सर। तो मैं सबसे पहली बात, एक आदमी जॉब क्यों चाहता है ये देखने की जरूरत है स्पोर्ट्समैन को। स्पोर्ट्समैन को खर्चा बहुत होता है सर अपना मेंटेनेंस करने के लिए, और कई बार अभी जैसे पहले प्रवक्ता ने बताया कि वो चंदा लेकर के क्लब चलाते थे, तो वैसे भी खिलाड़ी इंडिया में जनरली स्पोर्ट्स कहा जाता है कि बहुत मध्यम वर्ग के बच्चे खेलते हैं या फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज को। तो वो आपको जॉब इसलिए चाहिए कि आप फिजिकली, इमोशनली या सोशली अपना आपको सेल्फ मोटिवेटर कर सकें और अपने सोसाइटी के लिए यूजफुल रहे, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए एक अच्छा नाम रोशन करना चाहे। अब जॉब अपॉर्चुनिटी सर कई हैं, मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा कि एक तो जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बोला, मैं इससे पहले ही बताऊंगा कि सर 3-4 टाइप के स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं हमारे। एक होता है कि सर वो बहुत अच्छा होता है पढ़ने में। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने में हूँ, लेकिन अगर मैंने पीएचडी कर लिया है तो मैं समझता हूँ कि मैं ठीक ठाक हूँ पढ़ने में, और यूपीएससी क्वालिफाई करके सीडीएस से आया हूँ तो ठीक ठाक हूँ। सो आई कंसिडर इन माई गुड इन एकेडमिक्स। दूसरे होते हैं एवरेज इन एकेडमिक्स, जो कि 12th पास करके या ग्रेजुएशन करके रेलवेज में जॉब ले लेते हैं या अलग टाइप के जॉब करते हैं। तीसरे होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो मतलब एजुकेटेड होते हैं, जैसे हमारे ज्यादातर हमारे मैराथन रनर्स हैं इंडिया में, आप श्रीनु को देख सकते हैं, धोनी जो भी हमारे मैराथन रनर्स हैं। और एक होता है बिल्कुल इलिटरेट, जो कि मतलब सिर्फ साइन कर सकता है। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये चारों के लिए अलग अलग टाइप के हैं सर। तो मैं पहले शुरू करूंगा हायर से, जिसको एजुकेटेड है। आप अगर बहुत अच्छे पढ़ने में हैं और स्पोर्ट्स से हैं और अपना स्पोर्ट्स का करियर फिजिकल अपने कंप्लीट खत्म कर लिया है, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप जो है सबसे आप एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए हमारे पास इंडिया में कई संस्थान है जो देती हैं डिग्री, वो मैं डॉक्टर सिन्हा को मैं शेयर कर दूंगा। और आप लोग के नॉलेज के लिए बहुत अच्छा दिन है, आज ही बेंगलोर से मुझे जो पादुकोण एकेडमी है बैडमिंटन की और स्विमिंग की जो है एकेडमी से आया है प्रपोजल। काफी उनको स्पोर्ट्स के लिए अच्छे अच्छे लोग चाहिए, मैं अभी शेयर कर दूंगा डॉक्टर सिन्हा को, हो सकता है हमारे कई खिलाड़ियों को उसमें फायदा हो जाए। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो गया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हो गया सर, जर्नलिस्ट। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं सर, मैंने अभी एडमिशन लिया है, मेरी उम्र 50 साल की है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, मैंने एलएनआईपी में जैसे ग्वालियर में पोस्टेड हूं, मैंने भी लिया। तो उस दिन मुझे वाइस चांसलर ने बोला कि सर आप 50 साल के हो गए, क्यों कर रहे हैं? मैं बोला दिस इज अ पैशन व्हिच अ स्पोर्ट्स पर्सन कैन टेक। मैं खुद एक खिलाड़ी हूं, मैं समझता हूं स्पोर्ट्स के क्या होती है। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में सर मैं 50 साल की उम्र में कर रहा हूं, मुझे जॉब नहीं चाहिए सर, मैं ऑलरेडी जॉब में हूं, हाई लेवल पे हूं, मुझे बहुत जरूरत नहीं पैसे की। आई जस्ट वांट माय स्टेट बिहार, जिसका मैं रहने वाला हूं, कि वहां से बच्चे बाहर निकले और अच्छा करें सर। तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो गया सर। एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर है सर, ये बहुत अच्छा जॉब है। जैसे अभी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे लगता है ही इज अ वेरी आइडियल फॉर अ स्पोर्ट्स कमेंटेटर, वेदर इट्स कबड्डी, आईपीएल और आईएसएल सर। सर यू मस्ट ट्राई दैट। स्पोर्ट्स राइटर सर, देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स राइटर हु कैन राइट अबाउट इट, कि कैसे स्पोर्ट्स राइटर करते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर सर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फोटोग्राफी का शॉप है, आप स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, आप स्पोर्ट्स के एक एक फोटोज की कीमत लाख लाख रुपए हो जाती है सर, स्पोर्ट्स राइटर। फिर जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो बन सकते हैं मसाज थेरेपिस्ट। जैसे अभी जो प्रो कबड्डी मैंने बताया कि अनुज नाम का लड़का है जो पीकेएल में इसमें था, कबड्डी में था, ही इज नॉट एजुकेटेड, आई एम गिविंग द नेम्स पीकेएल का, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो व्हाट इज द पैकेज फॉर लास्ट 2 months में क्या है सर। 65 मतलब 60,000 रुपीज पर मैच, कैन यू इमेजिन? यूपी उदय has played 23 मैचेस, तो 23 into 65,000 रुपीज, खाना पीना रहना 5 स्टार में अलग, पढ़ा लिखा नहीं है सिर्फ, मैं नाम बता रहा हूं आपको, ये नहीं कि मैं किसी नाम कर रहा हूं, आप चेक भी कर सकते हैं कि प्रो कबड्डी में यूपी योद्धा का मैस्योर कौन था, अनुज नाम है उसका, और बाय दिल्ली का रहने वाला। उसके बाद होता है एक मिडिल लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े नहीं हैं लेकिन मीडियम पढ़े हैं, तो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया है कि मतलब हमारी टीम कहाँ खेलने जा रही है, वहां की होटल बुकिंग्स करना, वहां के लाइजन करना, छोटी सी छोटी चीज को एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर। अगेन मैं यूपी योद्धा का एग्जांपल दूंगा, माइकल नाम का आदमी है स्पोर्ट्स कमेंटेटर, यू विल बी सरप्राइज्ड नो हिज मंथली सैलरी पैकेज इज मोर देन 3 लाख रुपीज पर मंथ। जीएमआर ग्रुप के लिए काम करता है, अगर हो सके तो मैं उसको, अगर मुझे पहले पता तो मैं उसको बुला भी लेता, सो दैट पीपल गेट मोटिवेटेड। ही इज अ इवेंट कोऑर्डिनेटर। देन रेफरी एंड जजेस, आप अगर कबड्डी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी चल रहा है, आज भी फाइनल है, जो आप जितने भी जजेस और रेफरीज देख रहे हैं, इसके लिए नॉर्मल एक ग्रेजुएट या क्लास 12th पास हो, उसके पास डिग्री हो, लेवल 1 2 3 4 कर ले। आज आप देख रहे हैं हर दिन वो मैच पे आता है, और उनकी भी सैलरी नॉट लेस देन 20 to 25,000 रुपीज पर मैच होता है। इट इज नॉट अ मंथली दिस थिंग, दे आर हायर्ड बाय एवरीबॉडी। अभी आपको पता है T20 इंडिया में हो रहा है, यूरोप में भी होता है, कई जगह होता है, आपको वहां पर, आप अगर अच्छा है तो आपको वहां पर ले लेते हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट, जो कई खास करके लड़कियों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर अच्छा पढ़ रही है बच्ची तो ये अपना कर सकती है।
not less than not most important is sports lawyer. सर आई एम ऑल्सो ए स्पोर्ट्स लॉयर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं इंडिया के आई एम वेरी हैप्पी टू बी सेइंग दैट फ्यू स्पोर्ट्स लॉयर्स आर देयर उसमें से मैं भी एक स्पोर्ट्स लॉयर हूं एंड आई हैव बीन टू मैं स्वीडन जाकर के कई कंट्रीज में आके प्लीड भी किया है मैंने नाडा और वाडा के लिए तो एक वो ये भी बहुत अच्छा है कोई अपना लॉयर है स्पोर्ट्स पर्सन रहा है वो तो वो इसमें अगर स्पोर्ट्स लॉ कर लेता है तो उसकी भी बहुत अच्छा अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपको जानते हैं जरूरी नहीं कि आप एमबीबीएस किया आपने या फिजियोथेरेपिस्ट जो मार्केट में मिलते हैं अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले लेता है तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता है और आज के डेट में अगर आप देखें पीकेएल चल रहा है कबड्डी में आईएसएल चल रहा है फुटबॉल में आईपीएल क्रिकेट का मैं आपको बताने की जरूरत नहीं सब लोग जानते हैं वॉलीबॉल का चल रहा है क्लब्स हैं हजारों से ज्यादा इंडिया में क्लब्स हैं एकेडमीज हैं तो इसकी भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स हैं जो जरूरत है थेरेपिस्ट की क्योंकि एक स्प्रेन है तो एक नॉर्मल स्प्रेन अलग होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज अलग होती है फिर स्ट्रेंथ एंड फिजिकल जो है कंडीशनर्स तो ये भी बहुत कई बच्चे होते हैं हमारे उनकी अच्छी बॉडी है बिहार में जिम वगैरह जाते हैं अच्छा करते हैं स्पोर्ट्स का भी नॉलेज अच्छा है तो अगर वो ये चीज सीख लेते हैं तो वो एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनर कोच बन जाते हैं हर गेम के लिए हर इवेंट के लिए अलग अलग आपके मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि आप कबड्डी में इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ कि आजकल कबड्डी चल रहा है अगर आप देखेंगे इनके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनर वो देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं लेकिन उनकी अच्छी फिजिक है और वो जानते हैं किस मसल्स को डेवलप करने से स्पोर्ट्स का अच्छा होगा एंड लास्ट जिसको मैंने बोला है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत ही प्यारा चीज है आपकी बहुत अगर मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं होता तो प्रोबेबली आप मुझे इनवाइट भी नहीं करते इसमें मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूं इसलिए आपने कहा और ये चीजें जो है आपको ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं सर अब आज ही जैसे मैंने कहा बैंगलोर से बहुत सारे जॉब के लिए आया है मैं भी शेयर कर लूंगा जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी सर प्रॉब्लम क्या आ रही है क्योंकि मैं बिहारी हूँ एक माइंडसेट है हमारा कि हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए सर अरे बबुआ सरकारी नौकरी बहुत कम है आपको जो है प्राइवेट जॉब से मेन चीज है पैसा करना तो जो माइंडसेट बना रखा है हमने कि सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए अच्छी बात है लेकिन सरकारी नौकरी बहुत कम है तो वो कंसेप्ट है कि मैं सरकारी नौकरी मिल जाएगा एक बार तनख्वाह मिलेगी मैं अपना एंजॉय करूंगा वो नहीं अगर आप मेहनत करेंगे आज मान लीजिए अगर आप किसी एकेडमी में लग जाते हैं मैंने किस टाइप के जॉब से कहा हो सकता है आपको 15,000 या 20,000 रुपए का महीना ही मिले लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो हो सकता है कल आपको मुंबई इंडियंस जैसे कि सर ने बताया कि इतने 1,000 करोड़ का उनका है बजट हो सकता है मुंबई इंडियंस ले ले आपको कोई बड़ी कंपनी ले ले कोई विदेश के लोग ले ले आप जितना चीनी देंगे जितना गुड़ देंगे उतना मीठा होगा आप सरकारी नौकरी पे मत जाइए कि हम अप्लाई किया हमको नौकरी नहीं मिल रहा है बहुत सारे एकेडमीज हैं बहुत सारे क्लब्स हैं जो मेरे पास आते हैं कि सर मुझे लड़का दीजिए अच्छा मैं शेयर करता रहूंगा बिहार के लोगों के लिए तो पहले जॉब पकड़िए ये नहीं कि पहले सरकारी नौकरी चाहिए सरकारी नौकरी बहुत कम निकलती है ठीक है हाँ अब सरकारी नौकरी की सर ने बताया था कि आर्मी की नेवी की एयरफोर्स की और रेलवेज की देखिए इंडियन स्पोर्ट्स जो इंटरनेशनल में है वो ज्यादातर सर्विसेज मैंने जब कहा तो आर्मी नेवी एयरफोर्स और रेलवेज के ज्यादातर खिलाड़ी होते हैं या फिर एफसीआई के और किस टाइप के खिलाड़ी होते हैं तो उसमें एक फिक्स्ड है कि इतने वैकेंसीज निकालते हैं इनकम टैक्स में निकालते हैं तो बहुत ही कम वैकेंसीज होती हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत होता है कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हो चाहे अलग चीज हो लेकिन मैं खिलाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही हूँ और जो मैंने आपको चीज बताई है कहाँ की जाती है ये भी मैं शेयर करूंगा बिहार के लोगों के लिए आप मात्र मतलब 2,000 3,000 में लेकर के एक डिप्लोमा ले सकते हैं और अपना अप्लाई करके आपको किसी एकेडमी में अच्छे दिल्ली में आपको जॉब मिल सकते हैं 20-25-30,000 रुपए की लेकिन पहले आप मत सोचिए कि 1 लाख रुपए तुरंत मिल जाए और उसमें आप मेहनत कीजिए आप मेहनत करेंगे तुरंत ले लेंगे मैं आपको एक एग्जांपल दूं मेरठ में अभी पीकेएल में नवंबर में फिट कंडीशनर चाहिए था मेरठ की बात कर रहा हूं और एक ऐसे ही हम लोग गए क्लब में लड़का इंग्लिश नहीं बोल पाता था हिंदी नहीं बोल पाता था वो जाट लैंग्वेज में ही बात कर रहा था लेकिन उसकी नॉलेज इतनी अच्छी थी कि उसको ले लिया गया तुरंत तो अगर आपकी नॉलेज है स्पोर्ट्स में और आपसे जो जो आपको हायर कर रहा है वो देखता है कि अच्छा है तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है स्पोर्ट्स में जैसा कि सर ने आपको बताया सर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बहुत ही प्रवक्ता यहाँ पर है मैं अपनी सेवा जिसको भी जॉब्स वगैरह स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जो मुझे मेरे पास आती हैं मैं कर दूंगा क्रिकेट में सर मैं नहीं हूँ दिल्ली कैपिटल्स में 2-4 प्लेयर्स को मैं करता हूँ पर्सनली अदरवाइज जनरली ऑल भी गेम्स में लोगों से मैं संबंध रखा हूँ और जहां जहां जरूरत होती है मुझे कहते हैं मैं उनको सेवा करता हूँ मैं बिहार का हूँ और बिहार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ 24/7 किसी को कोई क्वेश्चंस और भी हो तो मुझसे पूछ सकता है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर आपने पूरे हिंदुस्तान में क्या अभी स्पोर्ट्स का जॉब मार्केट है इसका बहुत अच्छा से आपने बताया और प्लस आपने अपना पर्सनल जर्नी भी बताया और पैशन के बारे में बताया कि स्पोर्ट्स मैन का जो पैशन होता है उससे वो क्या नहीं कर सकता है
तो सर थैंक यू फॉर दैट। मैं हम लोग फिर आपसे पूछेंगे इसी मुद्दे पे और भी जानकारी लेंगे। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालें सर के थ्रू। और सबसे बड़ा तो नेक्स्ट सवाल मेरा सर से हो रहेगा कि ये हम लोग बिहार में जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि क्या जॉब्स है, या वैसा इंस्टीट्यूशन नहीं है यहाँ पे, तो उसको कैसे हम लोग उस ब्रिज को हम लोग कम करें, ये मेरा एक सुनते सुनते आपको क्वेश्चन आया कि कैसे हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन ऐसे क्या कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं बिहार में जिस पे हम लोग जॉब देख सकते हैं, तो आप अगर बता दें। हाँ सर, जैसे कि मैं अभी भागलपुर में पोस्टेड था, तो वहाँ पे नसर साहब हैं जो कि स्पोर्ट्स एथलेटिक्स के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वहाँ पे हमने जिला लेवल पे कॉम्पिटिशन कराया, तो मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारे 38 जिला हैं, अगर उनके जनरल सेक्रेटरीज वगैरह से हमारा कोई ग्रुप हो, तो उसमें एक ग्रुप क्यों नहीं बना लिया जाए? व्हाट्सएप ग्रुप बनाना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें खास करके जॉब अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट्स के लिए बना दें। मैं उसको जो मेरे पास आता है मैं बांट दूंगा। और इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है सर। अभी मेरे पास दुबई में वो लोग स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोर्स के लिए कई लोग मांग रहे हैं। अब मैं जिनको जानता हूं उनको मैं फॉरवर्ड कर देता हूं। जैसे कि हमारे आर्मी का स्पोर्ट्स वॉरियर का एक ग्रुप है, जिसमें हम लोग सब लोग इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स हैं और वो कर रहे हैं, तो हम लोग उसके जरिए से हम लोग उनको भेज देते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक हमारा ग्रुप है पूरे इंडिया का, चाहे पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई जॉब आती है तो हम लोग उसमें डाल देते हैं। तो वो चीज हम कर सकते हैं कि उस हम ताकि खिलाड़ियों को बता सके। सर, हर खिलाड़ी नेशनल प्लेयर नहीं बन सकता, हर खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बन सकता, वो नहीं है था। उसको जॉब चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जिस हिसाब से हम लोग रेलवे की तैयारी करते हैं बिहार में, चाहे आर्मी में जाने की तैयारी करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, मैंने देखा है पिछले 2 साल में बिहार में, उसका अगर 5% रिपीट 5% भी मेहनत स्पोर्ट्स जो मैंने आपको बताया इसमें कर लें, तो उसको जॉब 100% मिलेगी। ओनली प्रॉब्लम इज दैट हमारे बिहार के लड़के जो स्पोर्ट्समैन है सरकारी नौकरी के पीछे खाली जाते हैं। बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए सर। सरकारी ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है, आई विल डू दिस प्राइवेट जॉब आल्सो, तो आपको जो है बढ़िया जॉब मिल जाएगा और उसमें मेहनत कीजिए और पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज मैं आपसे सर कहना। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारा जो नेक्स्ट, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो उसको चैट बॉक्स में डालें। हम लोग फेसबुक पे भी लाइव है, तो वहां पे भी आप लोग हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट सब लोग जिसके लिए वेट कर रहे हैं, अक्षय वर्मा सर के लिए, वो सब लोग उनको सुनना चाह रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को सुनना चाह रहे हैं, उनके इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को सुनना चाह रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या अभी फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स है, क्योंकि वो सीआईआई के भी मेंबर है, फिटनेस पर, स्टार्टअप्स पर, तो उनके पास किस टाइप के वो स्टार्टअप्स को देख रहे हैं, फ्यूचर में आ रही हैं। और स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर, ये जो बहुत बड़ा एक आज के दिन में जो हिंदुस्तान में बहुत कम है, तो कैसे बिहार के लोग उस चीज को डेवलप कर सके। तो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड स्पीकर अक्षय वर्मा, थैंक यू। Thank you, Shivaji, for such a lovely introduction and for a kind introduction. Good morning, everybody. मैं पहले तो कर्नल डॉक्टर झा, आप बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं। आपकी बातें सुनकर मतलब बहुत प्रेरणा मिली मुझे, एंड आई एम श्योर जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी मिली होगी। एंड नॉट ओनली आपका एजुकेशन बट आपका पैशन आपके हर शब्द में झलक रहा था। मैं शिवाजी, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेटली बात करना चाहूंगा। कुछ जो टॉपिक मिला था वो था करियर्स इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ये दो अलग इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स थोड़ा सा सीमित इंडस्ट्री है, फिटनेस तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत अलग हैं और वेरीड है। और स्पोर्ट्स में थोड़ा सा जिस तरह लोग बात कर रहे थे वो एक अलग लेंस से उसको देखने की जरूरत है। मेरे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में मैं दिल्ली के लिए फुटबॉल खेलता था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज की टीम में भी था, और फिर मेरा ACL टेयर हो गया था, जिसके लिए मुझे रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई और मुझे 6 महीना रिहैबिलिटेशन में लगा। एंड उसके ड्यूरिंग बहुत सारी जो एंसिलरी चीज स्पोर्ट्स में चाहिए होती हैं, ये मैं 2005 की बात बता रहा हूँ, वो सब यहाँ लैकिंग था। वो मैं जर्नी के बारे में बताता हूँ कि फिर उसमें क्या हुआ एंड हाउ आई कुड नॉट प्रोग्रेस विद फुटबॉल। एंड फिर मैं क्योंकि क्रिकेट खेलता था और थोड़ा सा एथलेटिक था, तो मैं ऑक्सफोर्ड के फर्स्ट टीम के लिए क्रिकेट खेल गया। लेकिन एक्चुअली मैं फुटबॉलर बनना चाहता था और मैं फुटबॉल में आगे प्रगति करना चाहता था। क्रिकेट तो हैपेंड बाय चांस। तो एक सबसे बड़ा माइंडसेट प्रॉब्लम है जो मैं अपने घर से भी बता देता हूँ। क्लास 10 में मुझे चुना गया था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, लेकिन क्योंकि क्लास 10 था मुझे नहीं जाने दिया गया। लेकिन जो लड़के गए ऑस्ट्रेलिया और ट्रेन होकर वापस आए, ये मैं क्रिकेट की बात बता रहा हूँ, तो मैं जोनल खेलता था, मैं स्टेट खेलता था अंडर 16,
एंड यहाँ सोनेट्स करके एक क्रिकेट क्लब है, उसके लिए खेलता था, और मदन लाल क्रिकेट एकेडमी के लिए भी खेलता था। तो एमएलसीए से हमारा चुनाव हुआ था जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया फॉर 6 मंथ्स, लेकिन वो 6 महीने, क्योंकि बोर्ड्स का साल होता है, जैसे हम लोग सब बात कर रहे थे, तो एक ना मानसिकता पहले बदलना है, जरूरी है कि स्पोर्ट्स इज एक्चुअली अ करियर। जब स्पोर्ट्समैन तैयार होंगे तब आपका बाकी एंसिलरी इंडस्ट्री तैयार होगा, तब आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तब आपको ट्रेनर चाहिए, तब आपको स्ट्रेंथ कंडीशनर चाहिए। आप ये सब सेवा देंगे किसको? जैसे चेतन जी बता रहे थे कि 53 लाख लोग ही हैं, उनकी गणित से मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि उन्होंने सीधा उसको 135 करोड़ से डिवाइड कर दिया, तो 0.4% नहीं है। एलिजिबल स्पोर्ट्स का तो कोई एज होगा ना, फ्रॉम 14 to 30, तो उतनी आबादी से ही डिवाइड करेंगे 53 लाख को। तो आई थिंक पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज हायर देन 0.4%, विलिंगनेस इज हायर, What I बट said अच्छा है just कि जो एक्चुअल मतलब कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में मतलब डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, हाँ जी सर, बट उसको 135 करोड़ से, उसको 135 करोड़ से बटा करना ठीक नहीं है। आप उसको डिवाइड करिए बाय पॉपुलेशन जो 14 और 30 के बीच की है, या जो 14 और 22 के बीच की पॉपुलेशन है, जो स्किल तक आ गई है, उस लेवल तक आ गई है, उतना परफॉर्मेंस दे सकती है। 35 ईयर ओल्ड वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा ना। तो एनीवे, तो मेरा पॉइंट ये था कि पहले स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स को एज अ करियर देखना जरूरी है, और ये शुरू होता है, जो आपने बोला इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं, फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कोर करिकुलम ग्लोबली, हर जगह। आप कोई भी स्कूल देखेंगे, चाहे प्राइमरी स्कूल हो या हायर सेकेंडरी स्कूल हो, वहां पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। फिजिकल एजुकेशन एक कंपलसरी कोर्स होता है, तो लोग फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की तरफ से डे 1 से उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट, उसके लाभ उसको तब से बताए जाते हैं। भारत देश में आप स्कूल देखेंगे तो आपको 95% स्कूल मिलेंगे जहां ग्राउंड नहीं होगा। तो जब बच्चे खेल ही नहीं रहे हैं तो उसकी रुचि कैसे बनेगी? और उसके पेरेंट्स को ये मानसिकता कौन सिखाएगा कि स्पोर्ट्स कैन बी अ वेरी गुड करियर ऑप्शन? मैं इतने बच्चों को खुद जानता हूं जो अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन उनको पढ़ाई करना जरूरी था, घिसा पिटा इंजीनियरिंग बेटर था, ना कि स्पोर्ट्स का करियर एज अ चॉइस। तो ये तो पहले घर से आने की जरूरत है। तो ये माय पर्सनल व्यू इज कि जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी स्पोर्ट्स के प्रति, तब तक स्पोर्ट्स एज एन इंडस्ट्री नहीं खड़ा हो सकता है। बाकी हम लोग जो भी नंबर्स बोल दें कि यहाँ पे 800 बिलियन है, चेतन जी ने बोला विदेश में, बट इंडिया में उससे कम है, तो उसमें ये लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन नहीं हो सकता है डॉलर टू डॉलर, क्योंकि एक पीपीपी भी होता है, परचेज पावर पैरिटी। तो हम लोग को इंडिया में एवरीथिंग इज 20 टाइम्स चीपर देन द यूएस। तो अगर वहां 800 बिलियन है, तो एट 40 बिलियन डॉलर्स वी आर इक्विवेलेंट टू 800 बिलियन डॉलर्स, बिकॉज एवरीथिंग ऑल्सो कॉस्ट लेस इन इंडिया। तो उसको ऐसे मैंने हताश होने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में कुछ नहीं हो रहा और कुछ होने वाला नहीं है, बट आई थिंक द बेसिक प्रॉब्लम जो लोगों को सॉल्व करना चाहिए, जैसे कर्नल झा कह रहे थे कि मे बी सम पेरेंट साइकोलॉजिस्ट आर नीडेड, जो बताए कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इज अ गुड ऑल्टरनेटिव करियर, और इट इज अ गुड करियर, एंड इट इज नॉट अ करियर जो केवल जो मध्य वर्ग के लोग या एकदम घर से लड़ाई करके जो बन गया स्पोर्ट्समैन वो बन गया। तो उतना डिफिकल्ट जर्नी होने की जरूरत नहीं है फॉर स्पोर्ट्स। एंड देन उसके बाद एब्सोल्युटली जितना लोगों ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जॉब्स हैं, इवेंट कोऑर्डिनेटर वाले हैं, मर्चेंडाइजिंग है, टैलेंट मैनेजमेंट है, बट टैलेंट क्रिएट करना आई थिंक इज द बिगर अपॉर्चुनिटी। एक बार टैलेंट क्रिएट होगा तब आपको बाकी सब आएगा, तब टीम बनेगी, तब टीम को मैनेज करिएगा, तब आप डेटा एनालिटिक्स करिएगा, तब आप अपने टैलेंट को मैनेज करिएगा, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट लगाइएगा, उसके लिए मसूस लगाइएगा। ये सब तब है जब टैलेंट क्रिएट होगा। तो आई थिंक ग्रास रूट पे टैलेंट क्रिएट कराना जरूरी है, जो बीसीसीआई ने भी करके दिखाया, जो बीसीसीआई जो अब कर रही है, एंड जिसके कारण हमारा अंडर 19 टीम, अंडर 21 टीम, हमारा सीनियर क्रिकेट टीम, हर चाहे विमेन्स, चाहे मेन, गर्ल्स, बॉयज, हर लेवल पे परफॉर्म कर रहा है ग्लोबली, इज बिकॉज ग्रास रूट पे ट्रेनिंग शुरू हुई और ग्रास रूट से लोगों को लाया गया एंड सिक्योरिटी एंड अश्योरिटी दी गई। तो ये हर स्पोर्ट में करने की जरूरत है, बट इसके साथ पेरेंट्स को मोटिवेट करने की जरूरत है। फिर है फिटनेस। तो स्पोर्ट्स एक अलग इंडस्ट्री, फिटनेस एक अलग इंडस्ट्री। फिटनेस में अब जैसे कर्नल साहब ने बताया कि वो 50 साल की उम्र में भी, आई बिलीव कि वो कई सारे 20-25 साल के युवकों से ज्यादा फिट है। तो फिटनेस तो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। डॉक्टर संजय सिन्हा जी हैं, संजय भैया भी एक लिविंग एग्जांपल है ऑफ अ वेरी फिट पर्सन एट, रिटायर्ड है, बट कहीं कोई ऐसा 2 आदमी नहीं होगा जो बोल सकता है कि वो रिटायर्ड दिखते हैं। एंड आई कैन टेल यू, जो 20-25 साल के लड़के हैं, अभी कॉलेज से निकले होंगे, विदेश से पढ़ के आए होंगे, जो उनके साथ दौड़ भी नहीं लगा सकते होंगे।
तो फिटनेस एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। फिटनेस में बहुत सारा स्कोप है, ऑब्वियसली फ्रॉम मेंटल फिटनेस टू फिजिकल फिटनेस टू न्यूट्रिशनल फिटनेस टू मेटाबॉलिक फिटनेस। तो फिटनेस के बहुत सारे कोर एरियाज हैं, जिसमें अभी मुझे जो लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में है अफोर्डेबिलिटी। जैसे कुछ और लोगों ने भी बोला, एक एथलीट को भी अपने आप को पीक परफॉर्मेंस देने के लिए, अपनी बॉडी और अपने माइंड को मेंटेन करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशंस हैं। बट एक नॉर्मल आदमी जो फिट रहना चाहता है, एक अच्छी हेल्दी जिंदगी जीना चाहता है, उसके लिए भी फिटनेस बहुत महंगा है। एक नॉर्मल जिम का मेंबरशिप लेना है तो 20-25 हजार रुपए साल का देना है। अगर न्यूट्रिशन डाइटिशियन काउंसलिंग लेना है तो उसके लिए 5,000-6,000 रुपए महीना देना है। अगर सप्लीमेंट खरीदना है तो उसके लिए महंगे पैसे हैं। तो इंडिया में एक्चुअली बीमार होना आसान है, बीमार हो जाइए, सरकार बचा लेगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा आपको, अपने टैक्स इनकम में से डिडक्शन मिल जाएगा दवाई खरीदने के लिए। लेकिन इंडिया में अगर आपको फिट रहना है तो आपको हर चीज महंगा है। तो इसको डेमोक्रेटाइज करना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हर चीज को आप कैसे टेक्नोलॉजी या एग्रीगेटर मॉडल या नॉन एसेट ओनिंग मॉडल से आप इन सब चीज को कैसे, किसी ये सुविधाओं को आप कैसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं, कन्वीनियंट कर सकते हैं, एंड किस तरह आप ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं। जैसा अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि उन्होंने देखा बिहार के लड़के आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी नहीं, वो पुलिस हर चीज ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये मैं अपने गांव में भी देखता हूँ कि लोग बस 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, तो सुबह से 4 बजे से दौड़ना शुरू करते हैं, 6 बजे दौड़ी लगा रहा होता है। लेकिन इन फिजिकल टेस्ट जो एनडीए लेती है, उसमें केवल दौड़ नहीं है ना, बाकी बहुत सारे और चीज है, उसके लिए उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। तो बिहार में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है एनडीए के लिए, कोई फिजिकल एग्जाम के कोचिंग इंस्टीट्यूट, जबकि इंजीनियरिंग और मेडिकल और रेलवे एग्जाम, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसका हर जगह बोर्ड दिखेगा। उससे ज्यादा बच्चे जो इतने इंजीनियरिंग एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं, यूपीएससी, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, रेलवे, सेंट्रल सर्विसेज, बीपीएससी, उससे ज्यादा बच्चे फिजिकल असेसमेंट एग्जाम एंटर करते हैं, चाहे वो पुलिस फोर्सेस के लिए हो, चाहे वो एनडीए के लिए हो। उनको ट्रेनिंग करने के लिए किसी ने कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया। और अब जैसे जब बायजूस जैसे मॉडल आ गए हैं, जहां पे आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसा मॉडल किसी ने एनडीए ट्रेनिंग के लिए नहीं निकाला या फिजिकल ट्रेनिंग के लिए नहीं निकाला। तो ये सब बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो फिटनेस में आती हैं। उसके बाद जब आप ऐसा मॉडल निकाल देते हैं, जो फिटपास कोशिश कर रहा है निकालने का थ्रू फिट कोच, it is not only applicable to somebody who wants to get a job, but fitness is something जो हम लोग आज सर्व करते हैं एज ग्रुप ऑफ 16 to 82 years। तो 16 से 82 साल तक लोग, आप किसी भी वृद्ध व्यक्ति को भी देखेंगे तो कभी वो अपने आप को अनफिट नहीं मानता है, बिकॉज इवन हेल्थ एंड फिटनेस बाय डेफिनेशन इज अ स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। तो उस एज में टू बी फिट आपको बहुत चीजें चाहिए, वो सारी अपॉर्चुनिटी है फॉर जेरियाट्रिक केयर, फॉर सेकंड एल्डर केयर, ये सब फिटनेस की अपॉर्चुनिटीज हैं। आज फिटनेस एज एन इंडस्ट्री इंडिया में लोग एंड मेजर करते हैं बेसिस स्पेंडिंग। जितने नंबर आप भी पहले बोल रहे थे डेटा, वो है कि आज के लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं, उससे आपने हमें मार्केट साइज बता दिया। लेकिन ये गलत तरीका है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर आप इन चीजों को सस्ता कर दें, तब कितने लोग हैं जो और पैसा देने लगेंगे। आज तो मार्केट उन्हीं का है ना जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई थोड़ी है इंडिया में या मार्केट में जो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मैं बीमार हो जाऊं और सेहतमंद नहीं रहूं। वो सेहत अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको सेहत अफोर्ड कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो हर चीज वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो इन समरी में यही बताना चाहता था कि अपॉर्चुनिटी आप जहां देखेंगे फिटनेस के लिए है, फ्रॉम मेंटल टू फिजिकल वेलबींग। स्पोर्ट्स के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बैरियर इज घर से जो बैरियर्स आते हैं। घर के बैरियर्स हटने लगे तो बाकी इंडस्ट्री अपने आप खड़ी हो जाएगी। कुछ उतने एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, 50% आबादी इज बिटवीन 18 to 35 years of age। वी आर द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन। और ये यंगेस्ट पॉपुलेशन एस्पिरेशनल है, वो बड़ा बनना चाहती है, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर जाना चाहती है, 1 कमरे के घर से 6 कमरे के घर में जाना चाहती है। तो अपॉर्चुनिटी तो वो खुद क्रिएट कर देगी, उसको सरकार की जरूरत नहीं है, वो तो प्राइवेट मार्केट क्रिएट करा देगा। लेकिन उसके लिए पहले बच्चे तो आना शुरू हो स्पोर्ट्स में, और माँ बाप अलाउ तो करें कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स को परस्यू करें एज अ पैशन। अक्षय सर, एक क्वेश्चन आया अभी हमारे पास अभ्युदय जी का। तो जी। ये ही इज आस्किंग कि वो ही इज अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट,
तो ये बिहार में कैसे अपना कौन स्टार्टअप शुरू करें? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लोग सोच तो रहे हैं इस स्टार्टअप के बारे में, तो हाउ विल यू गाइड हिम? अभिउदय जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आई थिंक अगर आप क्वालिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आप या तो आप किसी एक बड़े जैसे हेल्दीफाई मी, फिटपास, हम जैसे कुछ स्टार्टअप्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी रीच बढ़ सकती है पैन इंडिया। नहीं तो आप अगर आप सोशल मीडिया का भी यूज करें तो आपको क्लाइंट्स आने में तो मुश्किल नहीं होगा। इंडिया को चेतन जी भी बताएंगे, वो नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हैं। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इंडिया में बाकी विदेश की तुलना में हार्ट अटैक का एवरेज एज 10 साल यंगर है। अगर विदेश में 45 है एवरेज हार्ट अटैक का एवरेज एज, इंडिया में 35 है। एंड 35 पे जो हार्ट अटैक होता है उसमें आपका हार्ट भी काफी मजबूत होता है, तो इट एक्चुअली कॉजेज डेथ, वर्सेस 45 वाला हार्ट अटैक विच मे नॉट कॉज डेथ एंड कैन बी ट्रीटेड। तो ऑल ऑफ दीज आर पीपल, आर यंग पीपल हु आर लुकिंग फॉर, सबसे पहला इंटरवेंशन इज न्यूट्रिशन, टू ईट करेक्टली, टू अंडरस्टैंड कि उनके अंदर बॉडी में क्या क्या हो रहा है। तो अब ऐसे बहुत सारे सेंसर आ गए हैं, एबट के सेंसर्स हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, जिससे आप जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट को डेटा मिलता रह सकता है कि हर फूड आइटम किसी आदमी के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। किसी के लिए चावल अच्छा है, किसी के लिए बाजरा अच्छा है, बट ये आदमी को नहीं पता है। अगर मेरी माता जी को लगता है कि चावल मेरे हम सबके लिए अच्छा, तो पूरा घर चावल खाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि चावल मेरे लिए अच्छा है। तो ऐसे ऐसी जो तकनीकें आ गई हैं, जैसे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, स्ट्रिप्स है, बहुत सारे सेंसर्स हैं, इन सब के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल आप ग्रो कर सकते हैं, और इन कोलैबोरेशन विद द लार्जर प्लेयर आप ग्रो कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक हर आदमी को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए अपना कंपनी एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। कंपनी के साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारा कंप्लायंसेस आता है, बहुत बहुत और सबकी तनख्वाह देनी होती है, वो एक अलग जर्नी है। वर्सेस अ प्रोफेशनल अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और एक बार जब आप थोड़े से ब्रांड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तब आप लोगों को अपना जोड़ना शुरू कर सकते हैं। बट अगर इतने सारे बच्चे हैं जो बिहार में ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के लिए तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। व्हाट्सएप ग्रुप शुड गिव यू अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। थैंक यू अक्षय सर। अब मैं आपने जो बताया पूरा स्पोर्ट्स का जो इकोसिस्टम है वो बहुत सराहनीय है, और हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं उनको जरूर इससे लाभ उसका ले पाएंगे। अब मैं डॉक्टर संजय सिन्हा जी के पास जाना चाहूंगा, जो स्वयं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बिहार के शेफ डी मिशन थे खेलो इंडिया के लिए। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या, पहले तो ये जो सतीश जी का क्वेश्चन है बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चंस पे मैं पहले पूछना चाहूंगा, और फिर दूसरा क्वेश्चन उनसे होगा कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ रहा है बिहार के अंदर, तो उसमें क्या स्पोर्ट्स का क्या उसमें ये रहेगा, मतलब क्या कैसे स्किल डेवलपमेंट सबसे पहले, और दूसरी बात कि उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कैसे हो सकता है बिहार के अंदर में। धन्यवाद। Thank you, Shiva. Am I audible? यस यस। Thank you, Chetan, अक्षय एंड कर्नल झा। आपने जितनी भी बातें रखी वो बहुत सी ऐसी बातें थी, विशेष रूप से जो डाटा एनालाइज करके आपने दिया उसमें मुझे भी ज्ञान उस तरह से नहीं था। लेकिन मैंने जो आज के लिए एक तैयारी कह लें, तो तैयारी जो की है वो मैं थोड़ा ब्रॉडर सेंस में इसमें आना चाहता हूं, और जो एग्जैक्टली जो टॉपिक है उस पे हम कुछ उसको एड्रेस करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स और फिटनेस इंडस्ट्रीज, सबसे पहली बात तो हम इसको इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने जो अपने समय में देखा था, खेल तो खेल था, मैदान में जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे और खेलते थे। हम खेलने में हमारा सिलेक्शन होता था तो हम आगे बढ़ते थे, मेडल जीतते थे तो हमारा सिलेक्शन होता था और आगे जाते थे। लेकिन अब जब मणिपुर गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्रीज का दर्जा दे दिया है, उनकी स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्पोर्ट्स एज ए इंडस्ट्री वहां आ गई है, और इंडस्ट्री एक बड़ा ही ब्रॉडर सेंस में इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कि सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो इंडस्ट्री केवल वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे करिकुलम को कैसे एक साथ हम इसको देखें, उसी के लिए इंडस्ट्री शब्द का प्रयोग मुझे लगता है किया गया है। दूसरी बात जो मैं स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा
कि स्पोर्ट्स के बारे में हमने जो अभी तक हमारी जो समझ थी कि स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन क्या है, स्पोर्ट्समैन क्या है, तो हम अगर एथलेटिक्स की बात करें तो आज हम नीरज चोपड़ा को मानते हैं स्पोर्ट्समैन। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक अगर कोई खिलाड़ी है, क्योंकि जब भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि हमारा पिरामिड का जो बेस है वो बहुत वाइड नहीं है, बहुत चौड़ा नहीं है, कम लोग हैं, जैसा चेतन जी ने भी बताया और अक्षय जी ने उसको थोड़ा-सा सही बताया कि जो यूथ है 18 टू 35 उसमें भी पार्टिसिपेशन जितना होना चाहिए हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बहुत कम है। बहुत कम क्या है, मतलब इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो है, उसी में जब आप स्पोर्ट्स करते हैं, कोई भी स्पोर्ट डिसिप्लिन, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के चैंपियन बन जाएँ। देखो, आप अगर चैंपियन बन जाते हो, तो फिर फ्यूचर की कोई बहुत समस्या रहती नहीं है। तब आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, आर्मी है, पारामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनकम टैक्स है, जैसा कर्नल झा ने बताया था, वहाँ सभी जगह अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो आपको वहीं से पिक कर लेती हैं और एक अच्छा जॉब अपॉर्च्युनिटी देती हैं। कई सरकारों ने, विशेष रूप से बिहार सरकार ने भी, जो हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं, जो नेशनल लेवल पे मेडल्स जीतते हैं, और इवन उस हिसाब से बिहार का ये जो पॉलिसी है और बेहतर है कि पार्टिसिपेशन भी अगर नेशनल लेवल पे है, और तो उसमें भी वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट में क्लास 3, क्लास 4 पे वहाँ पे ये मिलता है, जॉब मिलती है। जहाँ तक प्रश्न, जब हम इसको और ब्रॉडर सेंस में देखते हैं, तो हम इंडियन जो स्पोर्ट्स है, उसका 2 टाइमलाइन को मैं मानता हूँ, 2 बड़े-बड़े जो इवेंट यहाँ पे हुए, एक 1982 का एशियन गेम्स और 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इस दोनों को जब हम देखेंगे, तो ये बहुत गेम चेंजर थे इंडियन स्पोर्ट्स के लिए। 1982 के पहले जब हम आज की बात करते हैं, जैसा कर्नल साहब कह रहे थे कि हर टीम, हर प्लेयर के साथ एक पर्सनल स्टाफ होते हैं, उनकी टीम होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं और सब कुछ होता है। हम जब इंडियन कैंप में हुआ करते थे तो बहुत इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल खिलाड़ी था और कोच थे। कोच, अगर एथलेटिक्स की बात करें तो ठीक है, वहां पे ये डिवीजन जरूर था कि ये जंप्स के कोच हैं, ये थ्रोज के कोच हैं, ये मिडिल डिस्टेंस के हैं, ये स्प्रिंट के हैं, यहीं तक था। उसके आगे की बात उस समय नहीं होती थी। फिटनेस, स्पेसिफिक फिटनेस, स्पोर्ट्स इंजरी बहुत प्रिमिटिव स्टेज में वहां पे था, और इसीलिए हमारे बहुत कुछ अच्छे एथलीट, जिनको जहां तक जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए था, वो शायद नहीं पहुंच पाए। तो 82 एशियन गेम्स में फिर बहुत सा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ इंडिया में, और वहीं उसी के साथ उस समय मैं आपको बताऊं कि 82 एशियन गेम्स जब खत्म हुआ, इंडिया का परफॉर्मेंस पहले से काफी सुधार हुआ था, लेकिन जब खत्म हुआ तो भारत सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि ये जो हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसको हम मैनेज कैसे करें। तो पहले वहां दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास वो सारी सुविधाएं थी। तो उस समय स्टेडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। साई वो भी था, लेकिन वो स्टेडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया था। तो जितने भी स्टेडियम्स थे, वो चाहे डीडीए के पास थे या वहां बाकी जगह पे दिल्ली में थे यूनिवर्सिटी, तो उसकी देखरेख स्टेडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई। तो वहां से एक स्पेसिफिक काम शुरू हुआ। वहां के बाद फिर जो बात हुई, तो फिर वही 86 में ये साई का नाम थोड़ा बदल के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो मतलब स्पोर्ट्स पे फोकस बेसिकली 1982 के बाद कि मास पार्टिसिपेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो, यूथ को हम एड्रेस कर पाए, उनका जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर पाए, इसके लिए एक प्रयास सरकार के स्तर पे, और न केवल भारत सरकार बल्कि राज्य सरकार के स्तरों पे भी शुरू हुआ। आप जैसा जानते हैं, स्पोर्ट्स स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए राज्य सरकारों की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा होती है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, जो गेम्स होगा, आपको याद होगा हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस उसमें काफी अच्छा हुआ था, और उसी का इम्पैक्ट 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भी मिला था, जो अब तक के ओलंपिक्स में हमें सबसे ज्यादा मेडल्स वहां पे मिले थे। तो 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स, यहां से जो जर्नी शुरू हुई, उसके पहले उसकी जो तैयारी के क्रम में, तो हमारा जो उस समय इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ, हमारे कोचेस, हमारे जो बाहर गए, जर्मनी और वैसे जगहों पे
पहले हम लोग ज्यादा ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज थे, वहां से ज्यादा प्रभावित थे। यहाँ जितने भी कोचेस वगैरह आते थे वो ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज, जर्मनी, रशिया वगैरह से आते थे, और वहां से हम लोगों ने जो मिला कि नहीं, इसके लिए हमको न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए, इनके लिए पूरा सपोर्ट स्टाफ चाहिए, मसाजर चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट्स चाहिए। तो वो बातें 2010 के पहले से भारत में सुनने में आने लगी, देखने में आने लगी, और उस दिशा में प्रयास शुरू हुआ। तो वहीं से ये जो मार्केट है, जॉब का मार्केट, वो बढ़ने लगा। और धीरे धीरे उसके बाद जब हम बढ़ते हैं तो उसके बाद 2014 एक भारत सरकार ने खेलो इंडिया, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत नारा के साथ शुरू किया, और वहां से जो पुराने कुछ पॉलिसीज में थे उसको और चेंज करके और ज्यादा उसको मतलब एक स्पोर्ट्स मेंस के फेवर में बना के एक प्रयास किया गया, जिसमें उसी में सारे कंपोनेंट्स को, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो 3 चीजें मुख्य रूप से मैं समझता हूं आवश्यक है: स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इस तीनों दिशा में अलग अलग ढंग से प्रयास प्रारंभ हुए। आज के दिन भी हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसा अक्षय बता रहे थे, कि स्पोर्ट्स टैलेंट का स्काउटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट और नर्चरिंग ऑफ टैलेंट, तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें बड़े हम लोग इसके लिए बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर हम लोग ये कहें, हर जो एक्सपर्ट्स हैं, हर गेम के एक्सपर्ट्स हैं, आवश्यकताएं उसकी अलग अलग हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारे पास एक मॉडल है कि हम ये कूपर टेस्ट करेंगे, इनकी बैटरी टेस्ट करेंगे, और वो अब तक बहुत ज्यादा, जिसको अगर हम कहें कि उसका परिणाम हमें नहीं मिल पाया है। स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए हम जाते हैं, अखबार में एक एडवर्टीजमेंट देते हैं, वहां कुछ लोग बच्चे आते हैं, उसी में से हमको टैलेंट स्काउटिंग करना पड़ता है, उनका असेसमेंट कैंप नहीं कर पाते हैं, तो अच्छे टैलेंट हमें नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आज जो अभी 2020 ओलंपिक्स जो कोविड के चलते 21 में हुआ, तो वहां से भी जो भारत की जो सफलता थी, चाहे ओलंपिक्स में या पैरालंपिक्स में, जिसकी चर्चा सतीश जी अपने क्वेश्चन में कर रहे थे, तो वहां से फिर एक गेम चेंज शुरू हुआ। और गेम चेंज में उसमें गेम चेंजर इस तरह से हुआ कि वहां से फिर एक मतलब पहली बार जब टीमें बाहर जाने लगी तो उनके पेरेंट्स से, उनके बच्चों से, सबों से बात करने की बात हुई, मतलब एक वातावरण बनाने की कोशिश हुई, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अच्छे ढंग से परफॉर्म करने के लिए साइकोलॉजिस्ट गए, सभी कोचेस, पर्सनल कोचेस गए उनके साथ। आप ये समझे कि नीरज चोपड़ा अगर बाहर जाके हंगरी में ट्रेनिंग कर रहे थे, जहां पे बेस्ट जेवलिंग थ्रो का सिस्टम है एक बना हुआ, तो यहां से जो इंडियन कोचेस थे वहां भी गए। एक बहुत बड़ा सेक्टर है आज भी, चूंकि हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कोचेस पे ज्यादा है, तो उसमें से अगर रशियन कोच आता है तो लैंग्वेज, अगर आपने रशियन की पढ़ाई की हुई है, स्पोर्ट्स समझते हैं, तो आप ट्रांसलेटर के रूप में भी वहां एक काम कर सकते हैं। जर्मन आप जानते हैं, स्पेनिश जानते हैं, वहां अंग्रेजी तो आप समझते हैं, लेकिन ये एक बड़ा ही डेडलॉक हो जाता है। जो हमारे जैसे अरविंद झा साहब ने कहा कि वो जाट समझते हैं, तो आपकी भाषा में अगर कोई आपको कुछ चीज समझाता है तो ज्यादा जल्दी से आप उसको समझ पाते हैं और एक्ट कर पाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद स्पोर्ट्स में कैरियर, तो कैरियर तो एक स्पोर्ट्समैन का हो गया। दूसरा, स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं। स्पोर्ट्स चूंकि एक केवल खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल बन जाए तो उसके लिए जो सपोर्ट है ना, अगर 6 खिलाड़ी नहीं खेलेगा तो एक खिलाड़ी आगे कैसे जाएगा? तो जितना ज्यादा खिलाड़ी खेलेंगे उतना ही ऊंचे प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे, और इसीलिए ये जरूरी है कि आप कैसे अपने को इंप्रूव करवाते हैं। और यहाँ पे अब जो 2015-14 के बाद जो जरूरत हुई, और जिसके हिसाब से अगर भारत सरकार का टॉप्स स्कीम चल रहा है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जिसको हम कहते हैं, या राज्य सरकारों द्वारा भी स्पोर्ट्स हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा आ रही हैं। विशेष रूप से जितने भी ये कॉरपोरेट्स हैं, उन लोगों ने जेएसडब्ल्यू का इतना अच्छा, जहां पे नीरज चोपड़ा भी जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए, तो इन लोगों का एक अपना सेंटर है, पीटी उषा का है। तो मतलब हर क्रिकेट का जो लास्ट एक हमारा जो वेबिनार था, उसमें संजय गणनायक कोच ने बताया था कि क्लब कल्चर और एकेडमी कल्चर जब आएगा तो खुद ग्रो कर जाएगा।
अभी हमारे पहले जब बता रहे थे कि जैसे अक्षय जी बता रहे थे कि जो कोचिंग का सिस्टम है, कैसे सिस्टम वहां पे है, जहां पे आईआईटीज के लिए, रेलवे बोर्ड के लिए, बैंकिंग के लिए, तो ये जो चीजें हैं ना, उसी हिसाब से जब हम यहाँ भी एक कोचिंग कल्चर को लेके आएंगे और जो सक्सेसफुल हमारा मॉडल है, अगर हरियाणा की बात हम करते हैं, वहां का जो सक्सेसफुल मॉडल है, कैसे गांवों में कोई एक मल्टीपर्पज स्टेडियम हॉल बना देता है और वहां पे बॉक्सिंग और कबड्डी की आप बात करते हैं और वहां से कैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। कैश रिवार्ड तमिलनाडु में इतना ज्यादा है कि अगर आप स्टेट लेवल में जीत गए 2-3 इवेंट में तो आपको 3-4 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं। तो उससे जो एक सिक्योरिटी आती है फ्यूचर की और अपने ट्रेनिंग के लिए जो आपके पास जो जरूरतें हैं वो सब पूरी होती हैं। तो ये सब जो सेक्टर है और इस पूरे सेक्टर को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अक्षय ने कहा कि जब स्पोर्ट्समैन होंगे, जितने ज्यादा होंगे तो उसी हिसाब से लोगों की जरूरत होगी, मैन पावर की जरूरत होगी, एचआर की जरूरत होगी, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। तो इसी क्रम में मैं कुछ कोर्सेज हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। कर्नल झा ने तो काफी सही ढंग से बताया। जैसे कि आज के दिन में जो सबसे बड़ा सेक्टर है, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स में कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, तो जो फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं, पीटीआई जिनको हम कहते हैं, तो उनको जरूरत, उनकी जरूरत पूरे देश में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके बाद हर राज्य में बहुत उनकी संख्या अधिक से अधिक, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे उनको डाला गया है। मैथ्स के अगर टीचर हैं, अगर 3 या 4 स्कूल में, तो फिजिकल टीचर्स एक ही होते थे, तो अब उनकी संख्या भी बढ़ाने की बात हो रही है। और तो बीपीएड और एमपीएड ये 2 ऐसे कोर्सेज हैं जो सभी विशेष रूप से एलएनआईपी की जब बात करें, जहां झा साहब कर रहे हैं अभी एक कोर्स, तो वहां पे बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन 3 साल का कोर्स है, या फिर मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ये जब आप कर लेते हैं तो नौकरी की समस्या, जैसे आप बीएड एमपीएड करते हैं तो आपको शिक्षक की नौकरी मिलती है, तो शारीरिक शिक्षक की नौकरी आपको इसके माध्यम से मिल सकती है। ये इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, योगा फिटनेस में अक्षय ने फिटपास के माध्यम से जो एक माहौल तैयार किया है, ये अभी बड़े बड़े सिटीज तक सीमित है। ये बहुत जल्दी ही, मतलब जो 2 टियर 3 टियर सिटीज है वहां तक आना ही होगा आपको, और वहां पे जो एक लोगों की जागरूकता बढ़ रही है अपने फिटनेस के प्रति, तो ये मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है। तो जब ये वहां आपकी जब पहुंच होगी, आप इसको जो आज के दिन में पेइंग कैपेसिटी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा उसको कम कर पाएंगे। अधिक से, अगर मान लीजिए आपके पास 10 मेंबर्स हैं आपके जिम में और आप 5,000 रुपए ले रहे हैं, तो आप 50,000 रुपए आप लेते हैं। तो अगर इसको हमारे पास नंबर्स अगर बढ़ जाएंगे, नंबर्स हमारे पास 100 हो जाएंगे, उनको हम टाइम उनके लिए अलग टाइमलाइन दे देंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक आप करो, तो उनसे हम वह 2,000 कॉस्ट लेके भी हम ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो नंबर बढ़ाने की जरूरत है, सारा गेम नंबर का है। योगा आज के दिन में आप जानते हैं 21 जून 2015 से वर्ल्ड योगा डे के रूप में, तो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, यदि आप एमए इन योगा हैं, पीजी डिप्लोमा योगा के कोर्स में किया हुआ है, या डिप्लोमा इन योगा किया हुआ है, तो आपकी डिमांड बहुत है। आप वहां जा सकते हैं, आप वहां पे सर्व कर सकते हैं, और अच्छा मतलब पैकेज वहां पे है। साथ में झा साहब बता रहे थे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इतना ग्रो कर गया है। आप ये जब कोई भी अखबार आप देखते हैं, तो अगर 8 पन्ने का अखबार भी है तो आप देखते हैं कि उसमें 2 से 3 पन्ना स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड होता है। तो वहां न्यूज चाहिए। न्यूज कहां से मिलेगा? फील्ड से मिलेगा, जहां पे इवेंट होते हैं। जब लोकल इवेंट्स को भी जगह दी जाती है वहां पे, ठीक है, जब लोकल इवेंट का भी हम अगर उसका पैमाना उस तरह से बढ़ा कर दें, अच्छे ढंग से उसको ऑर्गेनाइज करें, तो फिर वहां पे हम लोग उसको कर पाएंगे और अधिक से अधिक लोगों की जरूरत होगी। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स की वो बात कर रहे थे, वहां पे जरूरत क्या है? अच्छा ढंग से आप लिख सकें, प्रेस रिलीज बना सकें, ऑडियो विजुअल जो कंटेंट्स है उसको तैयार कर सकें, जो आजकल का सोशल मीडिया है जो हैंडल करते हैं वहां के लिए आप उसको तैयार कर सकें। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां पे आप अपने कैरियर को तलाश सकते हैं।
और झा साहब के सामने अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस पर काफी विस्तार से बता चुके हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की क्या भूमिका है। आने वाले समय में देखेंगे आप कि हर स्टेट टीम अपने टीम को साइकोलॉजिस्ट के साथ भेजेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मेंटल स्टेटस जो होता है ना लोगों का, वो उनके परफॉर्मेंस को बहुत प्रभावित करता है। कितना आप मोटिवेटेड हैं, जिस दिन इवेंट का दिन होता है उस दिन कितना मोटिवेटेड है, कितना बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से सारी बातें सामने आती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि स्पोर्ट्स को कैसे, किस ढंग से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जो भूमिका है उसके रूप में, ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है जहां पे आप स्पोर्ट्स का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए और साइकोलॉजी का। तो फिर जो आवश्यकता है, यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, बाहर से कोर्स कर सकते हैं। LNIP ग्वालियर में भी MA इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, तो उसका भी कोर्स कर सकते हैं। बाकी स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में, प्लस तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, तो वो उन जगहों पे भी ये कोर्सेज चल रहे हैं। उसके बाद फिटनेस मैनेजमेंट का एक कोर्स इन लोगों ने स्टार्ट किया है। पहले होता था कि पहले हम एक जिम खोलते थे और उसके बाद चलो जो बंदा थोड़ा बॉडी जिसका अच्छा है उसको हमने वहां ले लिया, वो थोड़ा वेट्स वगैरह उठाना सिखाता था। लेकिन अब किस मसल को डेवलप करने के लिए किस एक्सरसाइज की जरूरत है, कितना % आपको देना है, ऐसा नहीं कि आप वहां गए और कुछ इंजुरी लेके वापस आ गए। तो ये फिटनेस मैनेजमेंट बहुत आज का एक बड़ा सेक्टर है। अक्षय उसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको बहुत विस्तार से वहां बताया है। और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक विस्तार से, या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो इसको जब हम विस्तार से बात करते हैं तो इसमें बहुत सी चीजें शामिल हो जाती हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आज का जब कोई इवेंट मैनेजमेंट अगर इसको भी हम कह लें तो बड़ा इवेंट होता है। IPL देखते हैं आप, कबड्डी का प्रो कबड्डी लीग हो रहा है, ISL हो रहा है, बाकी जितने भी लीग्स हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं, चाहे महाकुंभ गुजरात में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसमें 30 लाख के आसपास पार्टिसिपेशन होता है, ब्लॉक लेवल टू स्टेट लेवल तक। तो कई 5 या 6 गेम्स में होते हैं और उसमें वो पार्टिसिपेशन का स्तर होता है। तो हर लेवल पे उसको मैनेज करना सरकार के स्तर पे, सरकार की का उतना एक्सपर्टाइज भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब आप इसको आउटसोर्स करते हैं तो वो बेहतर ढंग से, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टाइज होता है, तो वो आयोजित भी कर पाते हैं और अच्छा रिजल्ट भी आ पाता है। डाटा जो उससे निकल के आता है तो उसको सही ढंग से आप एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके आप लोगों को बता सकते हैं। इसमें जो और भी जो चीजें हैं, विशेष रूप से मैं पर्सनल मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, ये सब सेक्टर जो है, ये सब चीजें भी अगर आप पढ़ते हैं तो इसके माध्यम से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। HR रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं। टीम के साथ एक बड़ा सा कुनबा अब चलता है। खिलाड़ी तो 16 होते हैं, पता चला कि 32 उसके साथ उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं। तो उन सबों को मैनेज करना, जितने भी इसके अलग अलग विंग्स हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सब आजकल बड़ा ही चैलेंजिंग हो चुका है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स मैनेजर्स और मार्केटिंग प्रमोटर्स वगैरह की हम बात कर रहे थे, सपोर्टिंग स्टाफ्स की हम बात कर रहे थे, तो ये सेक्टर इतना बड़ा होता जा रहा है। मैं अभी चेन्नई गया था, रविंद्रन शंकर साहब आज नहीं है हमारे, पिछले टॉक्स में हुआ करते थे, उन्हीं के साथ हम लोग एक स्टडी टूर के लिए चेन्नई गए थे। वहां मेडिकल कॉलेज में उन्होंने बायोमैकेनिक्स का एक लैब बनाया हुआ है। तो बायोमैकेनिक्स के लैब में वो 18 कैमरा उन्होंने लगा हुआ है और उनका एक फील्ड है। तो जब आपके स्पोर्ट्समैन को वहां लाते हैं, उनके हर मूवमेंट को, उनके मसल्स मूवमेंट को, उनके जॉइंट्स मूवमेंट को, उनके बोन्स के स्ट्रक्चर मूवमेंट को वो चेक करते हैं और उसको फिर वो एनालाइज करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। और जब इसको एनालाइज करने के बाद वो बता सकते हैं कि आने वाले कितने दिनों के बाद आपको स्पोर्ट्स में इस पोर्शन में आपको इंजरी हो सकती है, और अगर आप इसको इस ढंग से सुधार लेंगे तो ये इंजरी से आप बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ इंजुरीज जो है, जो कि एथलीट्स या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अगर वो इंजुरी हो जाती है तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। आप जो टीयर हुआ था, मैं उस समय अच्छे से जुड़ा हुआ था, तो मैं जानता हूं कि कैसे वो क्या मेंटल स्टेटस था उस समय कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा स्पोर्ट्स में। तो वहां से निकलना और रिहैबिलिटेट जब करने के लिए भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के साथ साथ एक डॉक्टर तो होता ही है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, लेकिन उनका जो सपोर्टिंग स्ट्रेंथ है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है, और उसी के हिसाब से आप डे टू डे अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को
उनको गाइड कर सकते हैं, उनके लिए सेट ऑफ एक्सरसाइजेस बना सकते हैं कि कैसे वो वहाँ पे इम्प्रूव करें। एक आजकल सेक्टर है स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट का, वो मेरे पहले भी लोगों ने बताया था। अब हर चीज हम तो अपनी बात करते ही हैं। अब जैसे कबड्डी में यूपी योद्धा के जो एनालिस्ट हैं स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, वो अपने चीज तो देखते ही हैं, अपने परफॉर्मेंस लड़कों को देखते ही हैं। मैथमेटिकल मॉडल उनके पास होता है जिससे उसको कैसे परफॉर्मेंस को बढ़ाएं उस पे देखते हैं, लेकिन वो अपने अपोनेंट्स के हर मूवमेंट को कैच करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, उसके हिसाब से अगले दिन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो ये जो सेक्टर है और इसमें जो पेइंग मतलब स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर का नॉलेज है, डाटा एनालिस्ट हैं आप हैं, तो ये सेक्टर भी आपके लिए है। और जितने भी बड़े-बड़े कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से आप ये डिग्री ले सकते हैं और स्पोर्ट्स में आप आ सकते हैं। साथ में इसके साथ हम लोग अगर बात करें तो पब्लिक रिलेशन, जिसके बारे में काफी चर्चा हो गई थी, पब्लिक रिलेशंस, वही जो जर्नलिज्म की बात है, तो वहां से हम लोग ये बात कर सकते हैं। जहाँ कोर्सेज भी आपने को मैंने बता दिया, जो फील्ड है वहां भी बता दिया। जहां तक सरकारी क्षेत्रों में बात है स्पोर्ट्स पर्सन की, तो झा साहब ने बताया कि यहाँ पे संभावना नौकरी की बिल्कुल कम है, क्योंकि आप जनरल भी देखते हैं कितना एडवर्टीजमेंट आते हैं जनरल लोगों के लिए भी। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो उसमें 5% 3% ही रिजर्व होता है, तो वो संख्या कम हो गई। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेट्स हैं, क्लब्स हैं, एकेडमीज हैं, वो बहुत ग्रो कर रही है इंडिया में। और उनका जो मतलब जो अभी जैसा शिवा ने बताया था कि सीआईआई की एक स्टडी है कि अगले 5-6 सालों में करीब 40 लाख स्पोर्ट्स पर्सनल्स की, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स की, जो डिफरेंट एरियाज के हैं, उनकी जरूरत होगी स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि वहां पे आप अपने कैरियर को तलाश सकते हैं। और आने वाला समय भारत के लिए निश्चित रूप से खेल के मामले में बहुत एक अच्छे दिन आने वाले हैं कि हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी पहली बार लगभग 40 वर्षों के बाद जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है, उसकी अगली मीटिंग 2023 में मुंबई में होने जा रही है वहां पे, और जिसमें ये डिसाइड होगा, मुझे ऐसा लगता है कि 2032 तक के ओलंपिक्स के वेन्यू तो डिसाइड किया हुआ है। 2032 का ब्रिस्बेन में, लेकिन 2036 का वेन्यू अभी डिसाइड नहीं है। तो ये अभी डिसाइड होगा। और यदि भारत, मुझे लगता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारत सरकार जो भी है, वो लोग कोशिश करेगी कि 2036 का ओलंपिक्स भारत को मिले। और वह दिन जो होगा वो निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी दिन होगा, क्योंकि जब एक वो इवेंट, जब आप वर्ल्ड का, इस प्लेनेट का जो सबसे बड़ा इवेंट है ओलंपिक इवेंट, जब आप ऑर्गेनाइज कीजिएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां पे एक जीतने की जो तमन्ना होती है, देश का तिरंगा वहां कैसे फहराए, इसके लिए जो प्रयास होता है, तो उसके लिए लगातार सरकार कोशिश करेगी। और वह दिन दूर नहीं होगा जब इस सेक्टर को और भी ग्रो करेगा, अधिक से अधिक जो भी लोग हैं। तो मैं सबों को यही सलाह देता हूं कि आप आएं और अधिक से अधिक संख्या में स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाएं। साथ ही वो सतीश जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो फिजिकली जो चैलेंज्ड हैं, जिनके लिए पैरा ओलंपिक्स का पूरा एक मूवमेंट है, तो उनके नेशनल फेडरेशन भी है, नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, स्टेट में भी हैं, डॉक्टर शिवाजी उसमें स्टेट के हेड करते हैं। बिहार से भी इस बार 2 पैरा ओलंपियन गए थे टोक्यो, मेडल भी लिया था। अब उन्होंने बिहार से बाहर से रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो बिहार के हैं, प्रमोद भगत बैडमिंटन में और शरद हाई जंप में। तो वो है, वहां पे भी आप अपना कैरियर तलाश कर सकते हैं। बहुत पैरा ओलंपिक्स में स्कोप है, पैरा गेम्स में, पैरा स्पोर्ट्स में, तो वहाँ कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, वहां भी फिजिकल फिटनेस आप पा सकते हैं। इन्हीं थैंक यू, बातों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सिन्हा। आपने, आपसे एक मिस हो गया पॉइंट, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में आप नहीं बता पाए। बिहार का जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उससे कैसे जॉब क्रिएशन होगा और स्किल क्या-क्या डेवलपमेंट का वहाँ पे बात हो सकता है? हाँ, मैं मिस कर गया था। तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2021 जो एक्ट था, वो 9 अगस्त को पास हुआ और उस दिशा में राजगीर में इसका निर्माण हो रहा है।
काफी काम लगभग 40% इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, चूंकि वो जो एकेडमी है राजगीर में, स्पोर्ट्स एकेडमी, वहीं से इसे शुरू होना है। मैन पावर क्रिएशन के लिए भी सारी तैयारी हो चुकी है और उसके माध्यम से जो कोर्सेज हम देंगे आज के दिन में, जब आप देखते हैं, अभी बात हो रही थी कि दिल्ली में वो खेलने जाता है तो 200 में 70 बच्चे बिहार के, तो बाहर में चाहे एलएनआईपी हो या अमरावती हो या नागपुर हो, कानपुर हो, कहीं के जो फिजिकल एजुकेशन या मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, वहां अधिक बच्चे बिहार के भी होते हैं। तो उन लोगों को अब ये सुविधा मिलेगी कि ये जो नया फील्ड है स्पोर्ट्स में, नई नई चीजें हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, वो सभी पढ़ाई, फिजिकल एजुकेशन, सभी पढ़ाई वहां पे होगी और उसके माध्यम से वहां पे वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। और वहां पे जब आपको अपने यहाँ सुविधा होगी और एक फील्ड होगा, यहाँ से अच्छी यूनिवर्सिटी की आप डिग्री लेके आप आगे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको आगे बढ़ने से रोक सकेगा। धन्यवाद। अब मैं अक्षय वर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ। वो कुछ बताना चाहते हैं नंबर्स के बारे में कि कैसे नंबर गेम होता है और कैसे वो लोग हम लोग फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अक्षय सर। थैंक यू वेरी मच शिवाजी एंड डॉक्टर संजय सिन्हा जी, जिन्होंने इतने विस्तार में सब कुछ बताया। उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था कि सब कुछ नंबर्स के ऊपर है और वो वॉल्यूम होगा तब कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग ऑफ जिम्स और ये सब भी नीचे आ सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ सकती है। तो उसके लिए हम लोग कई साल से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको मैं कंसल्ट करता हूँ। ये शुरू हुआ था जब श्री अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, तो उस समय एक टैक्स में एक प्रावधान था कि अगर आप दवाइयां खरीदते हैं तो आप अपने टैक्सेबल इनकम से कॉस्ट ऑफ मेडिसिन को डिडक्ट कर सकते हैं एंड अपना टैक्सेबल इनकम घटा सकते हैं। तब हमने ये मुद्दा रेज किया था कि बेसिकली हम लोग अपनी आबादी को बोल रहे हैं कि प्लीज बीमार हो जाइए, दवाई खा लीजिए और उसके लिए हम आपको टैक्स इंसेंटिव दे देंगे, लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं और आप फिट रह रहे हैं तो हम आपको कोई इंसेंटिव नहीं देंगे। ये बात श्री जेटली जी को पसंद आई थी, तो उन्होंने 2017 के बजट में पहली बार फिटनेस को बजट में पेश किया था और फिटनेस एज अ वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था बजट में। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फिट इंडिया कैंपेन शुरू किया था 2019 में, जिसके हम पार्टिसिपेंट भी हैं। उसके दौरान हमें ये समझ आने लगा कि एक स्टैंड अलोन फिटनेस और स्पोर्ट्स को वॉल्यूम बढ़ाना बहुत सारा कॉस्ट रिक्वायर करता है, बहुत इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करता है। तो क्या इसको किसी और ऐसे प्रोडक्ट के साथ आप मैरी कर सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं जिसका पेनिट्रेशन ऑलरेडी लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें निकल कर आया कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट था और है जिसका पेनिट्रेशन सरकार भी बढ़ाना चाहती है, इरडा रेगुलेटर भी बढ़ाना चाहता है। तो अब सितंबर 2020 में ये नया रेगुलेशन आया IRDA के द्वारा कि हेल्थ इंश्योरेंस जो आज तक केवल बीमारी कवर करता था, अब वो एक्सेस टू फिटनेस भी कवर करेगा। इसका मतलब जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे तो जिम मेंबरशिप, योगा मेंबरशिप, एक्सेस टू वेरियस फिटनेस स्टूडियोज आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर ही देगा। इसके लिए सबसे ज्यादा टाइप्स फिटपास ने किए और चेतन जी की कंपनी ऐसी पहली कंपनी बनी जिन्होंने IRDA के साथ ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फाइल किए। नीवा बुपा ने स्वास्थ्य सुरक्षा नाम का प्रोडक्ट है, क्विक हेल्थ नाम का प्रोडक्ट है। आज उनके नीवा बुपा को देखकर आज SBI जनरल ने ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मार्केट में ला दिए। केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने लेकर आ गया। जो चारों सरकारी कंपनियां हैं, न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड, उन्होंने अभी टेंडर निकालकर, हम लोग फिटपास टेंडर में शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो वो लोग ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट निकालेंगे जिसके अंडर आपको ये सारी फिटनेस सुविधाएं मिलनी है, जिसमें आपको केवल स्पोर्ट्स सेंटर्स का एक्सेस नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट, कोचिंग, ये सब कवर होता है। फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब चीजें, उस मेंटल वेलबींग, ये सब उसके अंदर कवर होगा। तो ये एक तरीका है जिससे कि वॉल्यूम अब अगले 2-3 साल में बहुत पूर्ण रूप से बढ़ना चाहिए और बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। जैसे कोविड के बाद इंश्योरेंस अडॉप्शन बढ़ना शुरू हुआ, अब जैसे जितने और नए लोग आते जा रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उनको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें फिटनेस और वेलबींग पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली फिटनेस और वेलबींग इंडस्ट्री बढ़ेगा। इसका एक उदाहरण बहुत क्लियर है।
आप लोगों ने शायद SRL लैब्स का नाम सुना होगा, डॉक्टर लाल पैथ लैब का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्वयं खून देना चाहते हैं, बट इंश्योरेंस ने मैंडेट कर दिया कि आपको हेल्थ चेकअप कराना जरूरी है। जब वो मैंडेट आया, उसके बाद ये लोग का पेनिट्रेशन बढ़ने लगा, और उसके बाद आज डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। SRL को अब आप गांव घर में भी देख रहे हैं, उसके यूनिट्स खुलने लगे हैं। इट इज नॉट कि ओनली डॉक्टर बोलता है खून दीजिए, बट सबसे ज्यादा उसका 80% रेवेन्यू डॉक्टर लाल पैथ लैब का इंश्योरेंस कंपनी से आता है। तो अब जब ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकेंगे तो ऑटोमेटिकली फिटपास जैसी सुविधाएं टियर 2 टियर 3 में हम लोग को जाके अच्छे फिटनेस सेंटर्स या तो क्रिएट करने पड़ेंगे या उनको नेटवर्क में लाना पड़ेगा, ताकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर वहां जा सके। तो ऑटोमेटिकली पेनिट्रेशन बढ़ेगा और ये वॉल्यूम बढ़ेगा। थैंक यू अख्तर सर, जो आपने इतना विस्तार से इतना अच्छा शानदार पहल के बारे में हम सबको जानकारी दी। इसकी जानकारी बहुत कम थी हम लोग को। धन्यवाद। अब मैं राज चेतन जी के पास जाना चाहूंगा, जो वो स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना चाह रहे थे। प्लीज सर। थैंक यू। और 2-3 चीज के बारे में स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे लोगों ने बात करा, बहुत सारा बात किया। आपने मुझसे पूछा था मेरे बोलने के बाद, मैं चाहता था कि मैं लास्ट में बोलूं इस पे। उसके पहले मैं करेक्शन कर दूं कि अक्षय ने कहा कि जो डाटा हम कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका से इंडिया का, वो नहीं है, क्योंकि उनका परचेजिंग, उनका डॉलर का वैल्यू ज्यादा है, इंडिया का कम है। सो मैं बता दूं, जो वो डाटा है वो परचेजिंग पावर पेरिटी पे है, इसलिए वो डाटा एक्यूरेट है। मतलब वो डाटा एक्यूरेट है और ये गैप है। एक तो ये मैं करेक्शन करना चाहता था। दूसरा, जो मैं लास्ट में इसलिए स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप बोलना चाहता हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं, जो संजय भैया ने बात करा या झाजी सर ने बात कराया या अक्षय ने बात करा, सो आई इंट्रोड्यूस अक्षय टू मैक्स भोपाल। और मुझे पता है कि कितनी सिटिंग और कितने मीटिंग्स के बाद अक्षय को मतलब ये प्रोजेक्ट मिला है। सो ही वाज बिहाइंड, मतलब मेरे से जान पहचान के बाद मुझे लगता है 2-3 साल का जर्नी लगा, पेनफुल एंड कीप कैजुअलिंग, कीप परसुइंग, परसिवरेंस के बाद हुआ। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसलिए ये बोल रहा था कि ये सारा चीज जो हम बोल रहे हैं, जो संजय भैया बोल रहे हैं या झाजी सर बोल रहे हैं, ये क्रिएट कौन करेगा यार? ये जॉब क्रिएट कौन करेगा? ये जॉब सरकार क्रिएट नहीं कर सकती है। सरकार का पूरे साल का बजट होता है 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 करोड़। सरकार ये जो इतने सारे लोग जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं या स्पोर्ट्स पीआर हैं, इनको हायर कौन करेगा? ये इकोसिस्टम कौन क्रिएट करेगा? ये इसके लिए पेन कौन लेगा? अक्षय ने जैसे 3 साल इसके लिए पेन लिया, देन नाउ ही हैज स्टार्टेड रिपनिंग द फ्रूट। मैं 10 साल पहले गया था हैदराबाद गच्चीबावली में, उस समय उसका पोलेला गोपीचंद का एकेडमी तैयार हुआ था, एंड एट 4 AM मैंने देखा था वहां पे 100 मर्सिडीज BMW लगा हुआ था। 4 बजे सुबह में बच्चे आ जाते हैं बैडमिंटन सीखने के लिए, और मैंने देखा वो उसकी वाइफ कंटेनर ट्रक लेके आती थी और वो खाना अपने बच्चों का खुद से बना के लाता था उस समय। जो सानिया नेहवाल के पिक्चर में दिखाया भी है, और मैंने उसको आंख से देखा था कि वो लेके आया था, कंटेनर में लेके आता था अपने बच्चों के लिए खाना। सो ये क्रिएट कौन करेगा? ये क्रिएट करेगा मेरे ऐसे लोग, आपके ऐसे लोग, जो संजय भैया करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं। मैं अभी मणिपुर, मेरे पास नॉर्थ ईस्ट भी है, मैं मणिपुर जाता हूँ। मणिपुर में यू विल फाइंड एवरी 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर मैरी कॉम क्लब। वहां पे जाके बॉक्सिंग सीख रहे हैं लोग। आप पंजाब में जाइए, रोड के किनारे आपको कम से कम 50 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 25, 30, 40 आपको हॉकी एकेडमी मिलेगा रोड पे, एस्ट्रोटर्फ के साथ। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इकोसिस्टम कौन क्रिएट करेगा? ये हमारे जैसे, आप जैसे लोग को करना पड़ेगा। पहला 2-3-4 साल टफ होगा, बहुत सारे लोग इसमें फेल भी होंगे, लेकिन अगर आप परसिवरेंस रखते हैं, अगर आप सस्टेनेबिलिटी करते हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना होगा सरकार को, जो शहर के और राज्य के बड़े लोग हैं उनको पैट्रोनाइज करना होगा, हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। जब हम 10, 15, 20, 25 एकेडमी बड़ा क्रिएट कर लेंगे। मैं स्मॉल उदाहरण देता हूँ। मैं आज गिरवी पोखर क्रिकेट क्लब चलाता हूँ, एकेडमी चलाता हूँ। मेरे यहाँ 2 छोटे से मुजफ्फरपुर जैसे शहर में मैंने 2 कोच रखा हुआ है, जिसको 10-10 हज़ार सैलरी देता हूँ। आपके LS कॉलेज में चलता है भारतीय क्लब, जो जैसे भी, लेकिन आज एक बड़ा क्लब है क्रिकेट क्लब। आज उसका टर्नओवर सालाना होगा 20 लाख रुपया। वो उसके पास 5 कोच है, जिसको वो महीने का 10-10 हज़ार रुपया देता है सैलरी। सो
ठीक है, उसको 15 साल लगा इस मुकाम पे पहुंचने में, लेकिन ऐसे क्लब्स, ऐसे बड़े सोच वाले लोग, ऐसे बड़े एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक स्पोर्ट्स कॉलेज से नहीं होगा, ऐसे एक स्पोर्ट्स अकेडमी से नहीं होगा। एक आदमी करेगा, दूसरा आदमी देख करके उसको सक्सेस कैन बी इमिटेटेड। सो क्रिएट करने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो एग्जाम्पल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, करके दिखाना पड़ेगा। दूसरे लोग करेंगे तो वहां टांग नहीं अड़ाना पड़ेगा, आपको उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मार्केट में 10 सब्जी वाला नहीं होगा, कस्टमर वहां नहीं आएगा। सो ये इकोसिस्टम कौन क्रिएट करेगा? इन बिहार के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कास्ट और पॉलिटिक्स का, उसको देखना पड़ेगा। जो टैलेंट है उसको प्रॉपर चैनलाइज करना पड़ेगा। ये सारा जब हम एंटरप्रेन्योर क्रिएट करेंगे, 5-10 क्रिएट हो जाएंगे एंटरप्रेन्योर, तो आप सोचो, जब आप एक आज संजय भैया सोच रहे हैं कि मैं एक स्पोर्ट्स अकेडमी चलाऊंगा और उसको इतना बड़ा करूंगा, अगर वो एकेडमी, अगर वो क्लब, अगर वो थॉट 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का होता है, हु विल रिप द बेनिफिट? उसको चाहिए होगा, वैसे बस उस एकेडमी को चाहिए होगा स्पोर्ट्स एनालिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये वो। आप कोर्स कर लेंगे, जॉब के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और यकीन मानिए, आई एम रनिंग वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, पिचिंग ए प्लेटफॉर्म। 150-200 लोग इन्वेस्टर हैं जो जुड़े हैं, पैसा लेके लोग खड़े हैं पैसा देने के लिए। कॉन्सेप्ट ये है, उनका जो थॉट है कि मैं साल में 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करूंगा, 10-10 करोड़ रुपया 10 कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, और वो मान के चलते हैं कि मेरा 8 से 9 इन्वेस्टमेंट फेल हो जाएगा। वो मान के चलते हैं कि 100 करोड़ में से मेरा 80 करोड़ रुपया फेल हो जाएगा, लेकिन जो 20 करोड़ रुपया मेरा सही इन्वेस्टमेंट होगा, वो इतना पैसा दे जाएगा, जो 8 इन्वेस्टमेंट मेरा फेल हुआ है उसको भी कवर करेगा, उसके अलावा 2, 3, 4x टाइम मेरा रिटर्न आएगा। सो दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहीं सुना था कि किसी जगह को डेवलप वहां का आदमी बनाता है, सरकार नहीं बना सकती है। सरकार कैन ओनली फैसिलिटेट। सरकार अच्छा रोड बना के दे देगी, सरकार अच्छा हॉस्पिटल बना देगी, लेकिन कोई जगह अगर आगे है और कोई जगह पीछे है, तो उसका रीजन यही है कि वहां के लोग कितने उद्यमी हैं। हम शॉर्टकट ना खोजें, हम तैयार हो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म तैयारी के लिए, लॉन्ग टर्म पेन के लिए, एंड पीपुल आर देयर टू रेडी टू पे। लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब प्रेजेंटेशन होता है स्टार्टअप का, तो 5, 6, 7 एंटरप्रेन्योर होते हैं और 100 इन्वेस्टर होते हैं मीटिंग में, 70 इन्वेस्टर होते हैं मीटिंग में, जो पैसा लेके आए होते हैं। अच्छा लगे तो तुरंत पैसा दें। सो आप ऐसा चीज बनाइए। उसके लिए मैं संजय भैया को कहूंगा या बाकी लोगों को कहूंगा जो मुजफ्फरपुर में, आप स्पोर्ट्स सेमिनार फिजिकली कराइए। लोगों को बोलिए कि आप एकेडमी खोलना चाहते हैं, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। उसके लिए आप वर्कशॉप कराइए कि कैसे क्या कर सकते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से क्या कर सकते हैं, कहाँ से कोच ऐसा आएगा। मैं तैयार हूँ लोगों को वर्कशॉप में लेने के लिए। बहुत सारे लोग मेरे से तैयार होंगे, अक्षय भी तैयार होगा, बहुत सारे लोग होंगे। जब आप आदमी खोजेंगे तो मिल जाएगा। आज आपने खोजना शुरू किया तो आपने खोज लिया ना। दिस इज द 3rd वेबिनार आई एम अटेंडिंग, और हर बार आप 4-5 लोगों को खोज लेते हैं जो 1 घंटा समय, 2 घंटा बोलने के लिए देने को तैयार है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाथ देने के लिए तैयार है। सो वी नीड टू क्रिएट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इकोसिस्टम। और जब ये इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, ये पेनफुल है, एक जनरेशन को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 4-5 साल लगाना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कर दिया तो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे 400 साल से चल रहा है, वैसे एक चीज खड़ा करके जाएंगे आप। सक्सेशन प्लान भी आपको होना चाहिए। सो हम प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हम प्रोफेशनली सोच नहीं रहे थे। मुझे लगता है कि हम सोच रहे हैं। एक प्रयास है आप लोगों का, एंड आई हैव वेरी बिग प्लान्स। मैं भी करने वाला हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ संजय भैया कैसे करते हैं, फिर उनसे बहुत सारा हेल्प लूंगा। मैं मुजफ्फरपुर में करूंगा। सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और सब लोग हेल्प करने को तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सब लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता बैठ करके करने को तैयार है, कोई बिहार जाके बिहार में करने को तैयार नहीं। नहीं, ये वेव जरूर बिहार में आएगा, और मुझे लगता है कि जल्द ही आने वाला है ये वेव बिहार में। अभी आप देखेंगे कि पटना में प्रारंभिका स्कूल ने एक अल्फा एकेडमी भी खोला है, जो क्रिकेट और इस सब में, उस पर रविंद्र सर गए भी थे। तो एक बहुत अभी ऐसा वेव बिहार में आ रहा है, और इसको हम लोग को और नीचे तक ले जाना है, सुदूर इलाकों में इस चीजों को पहुंचाना है। और अब वी हैव ओवरशूट टाइम बाय हाफ एन आवर,
तो अब हम लोग क्योंकि इतना दिलचस्प बातचीत हो रहा है और इतना आइडियाज जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने लिखा कि वी शुड हैव, संजीव कुमार है वो हमारे क्लब से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा कि वी शुड हैव प्लेसमेंट सेल। तो मैं सोचूंगा कि स्वामी विवेकानंद की तरफ से एक पूरे बिहार के लिए स्पोर्ट्स में प्लेसमेंट सेल की हम लोग एक परिकल्पना कर सके, बना सके कि कहाँ से स्पोर्ट्स में जॉब आ रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसको हम लोग वहां से कर सके। प्लस मेरे को समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग यहाँ पर एक इंक्यूबेशन बना सकते हैं स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर के लिए बिहार के अंदर, इंक्यूबेटर जिसमें बोथ गवर्नमेंट प्लस एमडीआई गुड़गांव है ही हमारे साथ, मतलब वो फिर अक्षय भैया का जो पूरा नेटवर्क है, सारा हम लोग मिल के उसमें हम लोग काम कर सकते हैं और नए नए एकेडमीज बन सकते हैं और एक कल्चर डेवलप हो सकता है स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप का। क्योंकि बहुत बड़ा बात बोला कि करेगा कौन, करना तो भाई एंटरप्रेन्योर को ही है, वही पैसा लाएगा, वही आदमी लाएगा, वही सब नेटवर्क करेगा, सब कुछ वही करेगा। थैंक यू एवरीवन कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू डॉक्टर संजय सिन्हा, अक्षय वर्मा सर, राज चेतन सर एंड डॉक्टर अरविंद झा। मुझे फीडबैक आ रहा है कि यू वर फेनोमेनल सर, आपने जो बताया और आपका इंस्पिरेशन मतलब इट विल लास्ट फॉर विद अस। और आप आए, बिहार आए तो जरूर हम लोग फिजिकल इवेंट भी इसका करना हम लोग को है, हम लोग जरूर करेंगे और आइडिया का प्लेटफॉर्म में हम लोग आइडिया डेवलप करेंगे और उसको हम लोग फील्ड पे एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग ये यूट्यूब पेज पे भी हम लोग इसको डालते हैं, वहां भी आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे हमारी बात, हमारा जो डिस्कशन है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा लोग साथ जुड़ेंगे। फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पेज है, हम लोग फेसबुक पे लाइव भी हैं, तो वहां पे आप लोग जा सकते हैं। प्लस ये हम लोग सब जगह रिकॉर्डेड भेजेंगे और इसको लाइव सेशन भी करेंगे आगे आने वाले समय में भी। और मैं साथ साथ फीडबैक फॉर्म भी है हमारा, जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप फीडबैक भी दीजिए, किस नए मुद्दों पे आप चाहते हैं कि वेबिनार हो हमारा, उसको भी आप जरूर बताएं हम लोग को, तो हम लोग उस पर भी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। और अब कल से बिहार सरकार की भी सारे गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं बिहार के अंदर आफ्टर कोविड, जो भी बंद हो गए थे, तो आप लोग, मैं चाहूंगा कि सब लोग जुड़े उससे। और मैं बिहार सरकार को ये बोलना चाहूंगा कि सारा इवेंट्स का लाइव करें, जो भी वहां पे इवेंट हो रहे हैं बिहार के अंदर, 6,000 7,000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस इवेंट में, तो उनको अगर हम लोग लाइव करें, लाइव प्लेटफॉर्म पे हम लोग डालें उसको, फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव के माध्यम से, तो बहुत बड़ा रीच हो सकता है उसका और ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरशिप उसमें आ सकता है, रीचेबिलिटी बढ़ेगा और इंगेजमेंट बढ़ेगा। तो धन्यवाद सब लोगों का जुड़ने के लिए। प्लीज फीडबैक फॉर्म बने और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत लोगों तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट्स विल बी ग्रेट इन बिहार।